बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को एक अजीम शायर का यौम पैदाइश है जिन्होंने लिखा था कि सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देख। वाह, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। तरक्की पसंद शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश मद्दा नहीं भूले हैं और भूलना भी नहीं चाहिए। अहमद फराज ने कई शेरी मजमूए तहरीर किए, रेडियो पाकिस्तान के लिए फीचर्स भी लिखे और उन्होंने अपने करियर का आगाज़ भी रेडियो पाकिस्तान पर अपनी शायरी पढ़ कर किया। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। उन्होंने क्या क्या उनके शेरी मजमूए थे, ज़ाहिर है वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिखा देते हैं अपने नाज़रीन को। जब शहर खंडर बन जाएगा फिर किस पर संग उठाओगे। वाह वाह वाह। जब शहर खंडर बन जाएगा फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। वाह। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। वाह क्या बात है। कई एजाज़ात इनके नाम रहे, जिसमें हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ शामिल है, निगार अवार्ड्स इनके नाम रहे। ये सब जो है ना इनके एजाज़ात में शामिल है। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बगावत का इस्तारा भी थे। जिस वक्त मार्शल लॉ लगा, जिस वक्त आमरीत का दौर था, उस पर भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। तो ये एक शायर का तख़य्युल ही होता है जो आसमान की वुस्सतों की सैर तो करता ही है, लेकिन उसके साथ की रिवायत नहीं टूटनी चाहिए। ये मैं इसको गुड लक समझने लगी हूँ। अच्छा, मैं इसको चलें आपको आसमान की वुसअतों में ले चलते हैं। अब चूंकि 5 दिहाइयां हो गई हैं जब कोई इंसान चांद के मदार में दाखिल हुआ था, अब 5 दिहाइयों के बाद भी इंसान दोबारा चांद पर जाने के लिए तैयार है। अमेरिकी खलाई इदारे नासा की जानिब से अब फरवरी में पहला इंसान बरदार खलाई मिशन जो है वो रवाना किया जा रहा है। आर्टेमिस 2 रवाना किया जा रहा है। जी, रवाना किया जा रहा है। इस मकसद के लिए नासा की जानिब से हतमी तैयारियां भी की जा रही हैं और बहुत जल्द स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट और इन स्पेस क्राफ्ट को फ्लोरिडा में वाक़ई कैनेडी स्पेस सेंटर में मुंतकिल किया जा रहा है। अरे वाह क्या बात है। नासा की जानिब से 17 जनवरी या इसके बाद किसी भी वक्त स्पेस क्राफ्ट को वहां पर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि 6 फरवरी को मिशन रवाना भी हो जाएगा। अलबत्ता इसका इन्हिसार होगा मौसम के ऊपर, यानी कि ये वेरिएबल्स हैं और दीगर तकनीकी तफसीलात जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अफेक्ट करेंगे। और आखिरी मरतबा नासा ने 1972 में अपोलो मिशन के ज़रिए इंसानों को भेजा था और वो वक्त था जिस वक्त इंसान ने ये बताया कि सिर्फ प्लानट अर्थ नहीं बल्कि दीगर प्लानट्स के ऊपर भी हम इतनी ताकत और इतनी इस्तिताअत रखते हैं कि वहाँ पर जाकर अपने लिए इन वुस्सतों को तलाश भी कर सकें और वहाँ पर नए नए मकामात भी बना सकें। जैसे इकबाल ने कहा था, क़दात न कराल में रंगो मुँह पर चमन और भी है, आशियाँ और भी हैं। आयशा आज और ही इसी तरह से जो है ना जनाब, अब एक मरतबा फिर से हजरत इंसान खला की वुसअतों में जाने के लिए तैयार है। अच्छा, साइंसदान जो है वो पहली मरतबा रियल टाइम में पौधों को सांस लेते दिखने में कामयाब हो चुके हैं। भाई क्या बात है, सलूट जो है ना वो पेश करना चाहिए जितने भी साइंसदान हैं हमारे। ऐसी तख्लीकात, ऐसी दरियाफ्त हमारे लिए लेकर आते हैं ना कि आप एक मरतबा सोच में पड़ जाते हैं और अल्लाह ताला की ये जो फितरत है, जो कुदरत है, उसका सुभान अल्लाह भी कहने पर मजबूर हो जाते हैं। हमने पहले सिर्फ सुना ही था कि पौधे या दरख्त जो हैं वो सांस लेते हैं, लेकिन अब इसका मुशाहिदा भी साइंसदान ज़ाहिर है इस पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। तो पौधे अपने पत्तों के नन्हे जो मसामे होते हैं उसको हवा के ज़रिए उसको अंदर खींचते हैं और फिर जिस तरह इंसान सांस लेता है बाकायदा हम तो फील कर सकते हैं उस तरह से, लेकिन पौधों को उस तरह से देखना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब ये साइंसदानों ने कर दिखाया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिन पत्तों से खारिज होती है उसको भी दिखाया गया है। तो ये बड़ा साइंटिफिक सी चीज़ है। जो फोटोसिंथेसिस मुझे याद है स्कूल के अंदर हमने पढ़ा था। तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल ही गालिबन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त है। वो तमाम लोग जो जी कहते हैं ना फूल पौधे ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये तो इनके अंदर कौन सी जान है, इनके अंदर कौन सा कॉन्शियस है, भाई वो सांस लेते हैं। अब तो ये साइंस भी प्रूव करना शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, थोड़ा सा ज़रा आपको लेके चलते हैं गल्फ़ की तरफ। अब गल्फ़ के अंदर वहाँ पर उनकी अपनी एक रेस चल रही है जनाब कि कौन सबसे नंबर 1 सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाएगा। चांद पे पहुंच जाए ऊंची बिल्डिंग बना के। बुर्ज खलीफा हम सबको पता है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत
रहा था 2010 से जो है ना उसको ये एजाज़ हासिल है, लेकिन लग ऐसा रहा है, महसूस ऐसे हो रहा है कि जल्दी ये रिकॉर्ड उनसे छिन आपको जाएगा। बिल्कुल सही महसूस हो रहा है। सऊदी अरब जो है वो इस पर काम कर रहा है। जद्दा टावर तेजी से तामीराती मराहिल से गुजर रहा है और अब इसकी जो 80 मंजिलें जो हैं वो अभी तक तामीर कर ली गई हैं। 2013 में जद्दा टावर की तामीर का आगाज़ किया गया था, मगर फिर कई साल ऐसे रहे जिसमें ये काम कंटिन्यूएशन में हो नहीं सका, ये रुका रहा है। फिर गुज़श्ता साल की बात करें तो फिर गुज़श्ता साल जद्दा टावर का तामीराती काम दोबारा से शुरू किया गया सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से, और ये इमारत जो है जब मुकम्मल हो जाएगी ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होगी। और कहा यह जा रहा है कि इसकी जो बुलंदी है 3280 फीट तक होगी और ये दुनिया की पहली इमारत होगी जिसकी बुलंदी 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। और क्या बात है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन लेट्स सी कि होता है या नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी सऊदी अरब की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे, लेकिन बीच में आके वो रुक गए हैं। जैसे कि वो नियॉन सिटी, हमें याद है लाइन जो एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसके अंदर भी अभी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं रही है। लेट्स सी कि ये जो बुर्ज खलीफा है, इन्वेस्टमेंट्स के भी मसले होते हैं। वो उसके बारे में ये भी था जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ कि ना जितने भी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे थे कि ये कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप डेजर्ट के अंदर एक जो है ना लाइन के अंदर एक बना देंगे और इसके अंदर और मजीद कोई सड़कें नहीं होंगी, तो लोगों को वो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा जी, क्योंकि हम गल्फ की बात करें और सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब से ही जुड़ी एक और खबर है, और वो ये है कि मुअम्मर तरीन शख्स 142 बरस की उम्र में चल बसे हैं। सऊदी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि नासिर बिन रदान के 134 बेटे बेटियां पोते पोतियां भी थे। 142 बरस में वैसे बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी उम्र के आजकल लोग होते हैं। और मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है कि माशाल्लाह से इनकी डाइट क्या होती है जो इतने साल जी जाते हैं। अच्छा, इन लोगों की जो एवरेज एज बहुत कम है। डाइट बहुत अच्छी होती है, जैतून का तेल, ऑलिव्स, फिर खजूरें खाना, इस तरह की डाइट जो है ना इन लोगों की होती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी आया, तो डेफिनेटली जिसका हमें सबूत जो है ना वो हमारे कुरान मजीद फुरकान हमीद से मिल जाता है, तो फिर उससे बेहतर ग़ज़ा जो है वो और क्या हो सकती है। थोड़ा वापस आते हैं। मुल्तान थोड़ा सा गर्म शहर है और यहाँ की सियासत के अंदर भी अक्सर हम गर्मा गर्मी देखते रहते हैं। वहाँ पर हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली हैं अली मूसा गिलानी साहब, उनका मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाला चोर जो है ना, जस्ट गेस करें कितने घंटे के अंदर उसको पकड़ लिया होगा पुलिस। वैसे नॉर्मली तो हम देखें जब मोबाइल स्नैचिंग वगैरह होती है तो आम लोग तो रुल जाते हैं, फ़ोन नहीं मिलता, तो ये मिल गया। 12 घंटे के अंदर अंदर चोर पकड़ा गया जनाब। बड़ी ऐसी फुर्तियां दिखाई हैं पुलिस ने। बिल्कुल ऐसे ही है। MNA अली मूसा गिलानी बदसनत में एक कबड्डी मैच के दौरान एक मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे, जहाँ पर नामालूम चोर आया। उन्होंने सोचा कि भाई मैं और किसी का नहीं, इनका ही फ़ोन चुरा लेता हूँ। तो पुलिस ने फिर ज़ाहिर पुलिस की दौड़ें लगी हैं। जब इतना हाई प्रोफाइल कोई केस होता है और इस तरह की कोई चोरी की वारदात हो जाती है तो फिर उसकी गिरफ्तारी भी यकीनी होती है जो बंदा ऐसा काम करता है। वैसे उसने ये हरकत की कि उसको नहीं पता कि मैंने हर हाल में पकड़ा ही जाना है, मैं किस बंदे को हाथ डाल रहा हूँ। हो सकता है उसको पता ना हो अली मूसा गिलानी साहब कौन है, लेकिन अगर पता हो तो फिर बड़ी हिम्मत की बात है। एफिशिएंसी पर हम आम लोगों के लिए भी एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस की। जब आम लोगों के साथ कोई ऐसी वारदात हो जाती है तो वो भी फिर 12 घंटे के अंदर हल हो जाती है। अप्रिशिएट मत करिएगा, अब एक तो अच्छा काम किया, अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर साथ में लेकिन जुड़ जाता है। लेकिन ये लोग वो हैं जो कभी खुश नहीं होते। एक तो इतना अच्छा काम करके पुलिस ने दिखाया, ऊपर से ये भी कहते हैं कि अब आपको भी वही प्रोटोकॉल मिले कि 12 घंटे में आपको प्रोटोकॉल ना मिले, एक आम शहरी को उतनी सिक्योरिटी मिले, उतना तहफ्फुज़ मिले, बस मेरा ये कहना है। खैर आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं एक ऐसी शख्सियत की जनाब जिन्होंने थरथलियां मचाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर। आई डोंट नो इसको हमें इस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट लग ऐसा रहा है कि ट्रम्प जो है ना वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। और अब हमें ये नज़र भी आना शुरू हो गया अमली शक्ल के अंदर, क्योंकि वो पहले धमकियां दे रहे थे, अब इम्प्लीमेंट भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस्राएली मीडिया जो है वो भी दावा कर रहा है कि ट्रंप ने ईरान में 2 हफ्ते से जारी मुजाहिरों में हलाकतों के बाद मुजाहिरीन की मदद का फैसला कर लिया है। हम सब जानते हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त मुजाहिरे जारी हैं और ये मुजाहिरे जो है मोस्टली अभी तक की इत्तलात के मुताबिक इन्फ्लेशन के खिलाफ किए जा रहे हैं, जबकि अमरीकी मीडिया ये कह रहा है कि सदर को फौजी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई है जिसमें ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये इतना ही आसान होगा जितना वेनेजुएला के लिए था?
हाँ, ईरान को टारगेट करना उतना आसान होगा अमेरिका के लिए या नहीं, क्योंकि अमेरिका इसमें सिर्फ अकेला नहीं है, इजराइल की तरफ से भी जो धमकियां दी जा रही हैं या उन मुजाहिरीन और सपोर्टर्स को सपोर्ट किया जा रहा है वो भी चीज़ ज़ेरे गौर है। जबकि स्टारलिंक के जरिए ईरान को इंटरनेट देने पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में खबरदार कर दिया है कि ईरान किसी भी अमेरिकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा और वो उसकी सलाहियत भी रखता है। अब इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो ओवरऑल सिनेरियो ईरान में बना हुआ है, पहले हमने देखा कि एक छोटे से शहर से, छोटे से इलाके से ये मुजाहरा शुरू हुआ, फिर किस तरह से पूरे मुल्क में फैल गया और ईरान तो इस बारे में कह रहा है कि ये बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में इसको हवा दी जा रही है जो ये मुजाहरे यहाँ तक पहुंचे। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? जी थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जो तो रूट कॉज है, आई थिंक वो प्रेसिडेंट पेशकियान का कल इंटरव्यू था और उसमें बड़ा क्लियर है, दे हैव एक्नॉलेज्ड इट कि इकोनॉमिक स्ट्रेस है। रियाल जो है आपको पता होगा भी, आई थिंक 14.5 लाख रियाल का एक डॉलर मिल रहा है। देयर लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बिजनेस कम्युनिटी और आम आदमी पे, तो उसमें और बल्कि उनका जी के प्रोटेस्ट हैं बिल्कुल जेन्युइन है एंड वी सिट डाउन विद देम एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रोटेस्ट की आड़ में फिर आपने देखा है कि कुछ एजेंट्स वगैरह की रिपोर्ट्स हैं, ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और फिर ये ऑल अक्रॉस ईरान फैल के बिकॉज ऑफ बेसिकली इकोनॉमिक स्ट्रेस जो है। इससे पहले भी आई थिंक पिछले अगर आप 15 साल देख लें तो 5 से 6 बड़े मुजाहरे हो चुके हैं। वन वाज मासा जो आमिनी थी, शी डाइड इन प्रिजन, लोग कहते हैं शायद उनको मारा गया था, तो 2022 में था, तो बड़ी आई थिंक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुई थी। बाकी जो है इस चीज का फायदा उठाते हुए इसराइल और अमेरिका भी आई थिंक दे हैव शोन इंटेंशन टू स्ट्राइक, लेकिन इसमें वी हैव टू हैव एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कि नंबर 1 अगर ये प्रोटेस्ट की आड़ में रजीम चेंज की एफर्ट होती है तो क्या वो कामयाब होगी, और दूसरा है कि अगर एक्सटर्नल इंटरवेंशन होती है, अटैक हो, तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। बिकॉज टाइम जब ईरान पे हमला हुआ तो फिर लोग सारा कुछ छोड़ के स्टेट का सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो वो भी उन्होंने कैलकुलेट करना है। इतना आसान है अमेरिका के लिए जिस तरह वेनेजुएला के सदर को उठाकर ले आए और उस तरह का जो ऑपरेशन जो वेनेजुएला में हुआ, उसी तर्ज का कोई ऑपरेशन वो ईरान में भी कर सकते हैं? जी मिलिटरली तो इसके फिर बड़ी रिपरकशन, पहले भी उन्होंने अटैक करके देखा है, लेकिन आपने देखा कि जो काउंटर ऑफेंसिव था उसमें इजराइल के डिफेंस में काफी डेंट हुआ है। अंदर की रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन 5 बेसेस को भी नुकसान पहुंचा और दे वर एबल टू ब्रीच दैट डोम। और साफ ज़ाहिर है अगर ये इनिशिएट इनके इमा पे होता है तो इजराइल विल बी अ प्राइमरी टारगेट। उसके अलावा अमेरिका के गल्फ में अड्डे हैं, वो उसकी लपेट में आ सकते हैं अगर वहां से अटैक होता है। तो मेरे ख्याल में ये काफी मुश्किल होगा। और अभी कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो अमेरिकन इंटेलिजेंस दे रही है प्रेसिडेंट को, वो शायद ये है कि जो आई थिंक एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से प्रोटेस्ट शायद उस लेवल पे नहीं गए। वैसे भी जो यहाँ पे टर्किया में काफी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, जो स्ट्रक्चर है ईरान का इंटरनल और एक्सटर्नल जो मिलिट्री का है वो काफी बड़ा है। टाइम पीपल जस्ट फॉरगेटेड कि वो पुश ओवर है। ज्योग्राफिकली ये पाकिस्तान से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है, पहाड़ी इलाका, 9 करोड़ की आबादी है, विच इज नॉट लाइक वेनेजुएला। और रजीम के पास अभी या गवर्नमेंट के पास तकरीबन 50 लाख टू 1 करोड़ के पास फौजी स्ट्रेंथ है। उसमें बसीज है सबसे बड़ा इदारा है, फिर IRGC है, फिर मिलिट्री भी, ईरानी मिलिट्री भी डिप्लॉय हुई है। इतनी बड़ी आई थिंक फोर्स को पुश करना विद प्रोटेस्टर्स जो लेट्स से कुछ शहरों में 5 to 10,000 है, वो जरा मुश्किल होगा। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए, ये जब वेनेजुएला पर अटैक हुआ एंड देन उनके सदर जो हैं उनकी अहलिया समेत उनको एक तरह से कहा जा रहा है कि अबडक्ट कर लिया गया उनकी अपनी कंट्री से, वहाँ के ऑब्जेक्टिव्स जो कुछ अपेरेंट हैं जो नज़र आ रहे हैं वो भी हम जानते हैं, जो कुछ अपेरेंट नहीं है। हालांकि वाइट हाउस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास तो अपने ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मुबस्सरीन कह रहे हैं कि भाई ये ऑयल रिजर्व्स जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर है इस सारी इंटरवेंशन के अंदर जो अमेरिका की तरफ से की गई है। अगर ईरान की तरफ आता है ये मामला और अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरवेंशन करता है, व्हाट डू यू थिंक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं अमेरिका के? क्या ये सिर्फ इजराइल की ईमा पर होगा या फिर अमेरिका के अपने भी कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं? इसमें मल्टीफेरियस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक तो डेफिनेटली जो ईरान में गवर्नमेंट है दैट इज एंटी इजराइल, एंड आपने देखा कि वॉर भी हो चुकी है। तो पहले इराक के साथ इन्होंने किया था, बिकॉज सद्दाम हुसैन फर्स्ट गल्फ वॉर में कुछ स्कड मिसाइल फायर, दे डोंट वांट एनी चैलेंजर इन द मिडिल ईस्ट जो ईरान को इजराइल को डायरेक्ट थ्रेटन। तो एक तो इजराइल की सिक्योरिटी का, विच इज आई थिंक वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और अमेरिका को सोचना चाहिए कि एक छोटे से मुल्क के लिए व्हाई दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर रिलेशनशिप विद द एंटायर मिडिल ईस्ट। और इसका एक बहुत बड़ा आई थिंक जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑयल पे कंट्रोल भी हो सकता है।
एंड देन जो टर्किया में बातचीत हो रही है कि ये अगर जियोग्राफिक फैक्टर देखें तो फिर अगर खुदा ना खासा डिस्टेबलाइज होता है ईरान, देन दे मूव टू पाकिस्तान एंड तुर्किया, और ये डिक्लेयर कर चुके हैं उनके कुछ जो थिंक टैंक है। तो दैट्स व्हाई रिएक्शन में मेरे ख्याल में अगर खुदा ना खासा ये होता भी है, you will find an alliance between Pakistan, Turkey, Saudi Arabia and Egypt. तो ये they should realize, और ये कोई मजाक नहीं है, because now they are very clear कि अगर इस तरीके से ब्रिगेडियर साहब उनके किरदार को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान के अंदर और अपने भी स्टेक्स हैं। आपको लगता है चाइना के बारे में हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा कोई मामला आगे बढ़े तब आकर कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आती हैं, अदरवाइज वो खामोशी इख्तियार रखते हैं। अभी आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या कोई हलचल वहां पर भी होगी, या फिर सिर्फ अभी वो सिर्फ देख रहे हैं सूरत हाल को? ये चाइनीज आई थिंक बड़ी क्वाइट डिप्लोमेसी करते हैं, ज्यादा शोर नहीं करते अमेरिका की तरह या भारत की तरह। लेकिन ये जरूर है कि जब वेनेजुएला में हुआ वहाँ भी आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ईरान पे प्रेशर है, तो एलाइज जो हैं वो देखते हैं फिर कि कितना आगे आ सकते हैं। मे बी दे विल हैव टू स्टेप इन, स्पेशली इकोनॉमिकली अगर रेस्क्यू करना है ईरान को, तो अभी सबसे बड़ा इशू डॉलर्स का बना हुआ है और इकोनॉमिक सस्टेनेंस का है, तो चाइना कैन आई थिंक बेल देम आउट। 2009 में लेकिन लेट्स सी वो किस तरीके से मूव कर ईरान के अंदर ब्रिगेडियर साहब, उसमें हमें याद है कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के खिलाफ जो है ना बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था और ये बहुत महीनों तक जारी रहा था, लेकिन उसको लीड करने वाले मौजूद थे। इस मुजाहिरों को या इन एहतजाज को आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना अरसा तक चल सकता है? आप प्रोजेक्ट क्या करेंगे, प्रोजेक्शन क्या है आपकी, फोरकास्टिंग क्या है इस सारी इशू को देखते हुए? इसमें शुरू में तो जो बाजारी आपके बिजनेस कम्युनिटी थी, फिर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, एंड देन जो एजेंट्स की बात है जिसमें माइक पॉम्पियो ने बड़ा ओपनली कहा कि मोसाद के एजेंट थे, और अभी कुछ अरेस्ट हैं, पता चल रहा है कि शायद बाहर से काफी ज्यादा इंटरफेरेंस वेपन्स भी आए हैं। तो मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये जो हफ्ता अभी चल रहा है दिस इज क्रिटिकल। अपैरेंटली जो है क्रैकडाउन भी चल रहा है, इसमें आई थिंक 100 से ज्यादा हलाकतें भी हैं दोनों तरफ, और अरेस्ट भी आई थिंक इट इज 2000 to 5000। तो अगर ये प्रोटेस्टर्स की बैकबोन तोड़ देती है गवर्नमेंट, तो शायद वी लुक एट के काम डाउन शुरू हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेट प्रॉब्लम वही रहेगा, इकोनॉमिक है, और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है रनिंग गवर्नमेंट के पास, दैट हैज टू बी सीन। बट आई फील कि ये आई थिंक इतवार तक जो है चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अभी जो रिपोर्ट्स हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस की, जो मशवरा है ट्रंप को कि इंटरवीन ना करे, वो शायद इसलिए प्रॉब्ली दे हैव सीन कि शायद गवर्नमेंट विल बी एबल टू कंट्रोल। अगर अमेरिका इंटरवीन कर लेता है, अगर अमेरिका इंटरवीन कर लेता है, तो ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से तो स्टांस आया है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। क्या ईरान इतनी ताकत रखता है कि अमेरिका जैसे पावरफुल मुल्क के साथ उस तरह से उनको जवाब दे सके? हमने देखा इजराइल के साथ जब उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो यहाँ से मिसाइल फायर हुए थे, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिस तरह का मुकाबला ईरान की तरफ से किया गया था, अड्डों पर अटैक किया। तो फिर ईरान टकरा सकता है अमेरिका के साथ? ये आई थिंक उसके अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगा। अगर रजीम मेल्ट करती है तो फिर तो देखे ना, दिस विल बी नाउ रिप्रेजल शुरू हो जाएगा, और खुदा ना खास्ता एक ह्यूज सिविल वॉर होगी। अगर रजीम कोलैप्स करती है देयर विल बी ह्यूज सिविल वॉर, जो शायद सालों चले, बिकॉज सीरिया का आपने असर देखा है, टुक 12 ईयर। बाकी ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी है, एंड आई एम श्योर अभी जो उन्होंने आई थिंक किया है, अपनी इंटेंशन शो किया है कि दे इवन आर गोइंग टू प्रीएम्प्ट, अगर वो देखते हैं कि रजीम फॉल हो रही है तो उसमें प्रॉब्ली यू विल फाइंड अनदर राउंड, और ये बड़ा डेवास्टेटिंग होगा। Because I think whatever is available, और ये one of the largest missile power है, ये कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर सकते हैं, रेड सी को बंद कर सकते हैं, तो खत्ते के लिए बड़ा डेवास्टेटिंग होगा। आई डोंट नो अभी इजराइल और अमेरिका के दबाव में क्या है, पर दे हैव टू रियली यस या नो में जवाब दे दीजिएगा, बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम। ये भी आपको रिजीम चेंज के लिए ही लग रहा है अमेरिका की तरफ से, अगर ये कोशिश की जाती है, इंटरवेंशन की जाती है, रिजीम चेंज के लिए होगी? जी 100%, उसमें तो कोई शक नहीं। दे वुड नेवर लाइक एनीबॉडी टू चैलेंज इजराइल। लेकिन मैंने बताया कि इसका रिएक्शन फिर इतना नेगेटिव होगा कि प्रोबेबली यू फाइंड अ मुस्लिम नेटो कमिंग अप, तो लोग मजबूर हो जाएंगे। और ये मजाक नहीं, इस पे काफी थॉट प्रोसेस चल रहा है तुर्किया में, सऊदीया में, पाकिस्तान में और मिस्र में, और आई थिंक दैट विल बी हाईली नेगेटिव फॉर इजराइल, और खत्ते के लिए फिर दे विल हैव अनदर चैलेंजर। लेकिन मे बी इट इज गुड फॉर द रीजन, जिसमें अगर ये ताकतें इकट्ठी होकर फैसला करते हैं कि विल नॉट हैव एनी मोर इंटरवेंशन। इट्स हाई टाइम कि अब कुछ कर लेना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज को भी मिलकर एक नेटो की तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेनी चाहिए, सो दैट हम अपनी प्रोटेक्शन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी सिचुएशन पर अपना एनालिसिस दिया है, और बाकी हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये हफ्ता वो कह रहे हैं कि थोड़ा क्रिटिकल है, लेट्स होप, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, वहाँ पर अगर कुछ होता है तो उसके असरात डेफिनेटली पाकिस्तान तक भी आएंगे, और पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा ये आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चल सकेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। ठिठुरती हुई सर्दी जो है वो हमें पूरे मुल्क में महसूस हो रही है। आयशा भी बता रही थी वो वीकेंड पे लाहौर से आई हैं, तो वहाँ पर इनको इस्लामाबाद से ज़्यादा सर्दी महसूस हुई है।
तौबा। कानों को हाथ लगा रही है, मैं यहाँ कानों से को ज्यादा हाथ- यहाँ से ज्यादा सर्दी बहुत सर्दी। बहुत ज्यादा या तो फील बहुत ज्यादा हो रही थी एंड देन फॉग बहुत ज्यादा थी। बस अल्लाह अल्लाह करके मैं पहुंच गई, अल्लाह अल्लाह करके वापस पहुंची हैं। लेकिन अच्छा जी, थोड़ा सा बता देते हैं ओवरऑल मुल्क में मौसम कैसा है। खून जमा देने वाली सर्दी है शिमाली इलाकों की, खासतौर पर हम बात करें स्कर्दू का पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। इस्तोर में -11 है, गिलगित में -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बलूचिस्तान की बात करें, कल्लात का पारा -7 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। तो मुल्क के शिमाली इलाके इस कदर सर्दी की में है। अच्छा, ओवरऑल मुल्क की क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर का वेदर कैसा रहेगा, कैसा रह सकता है, वो जरा हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपको बताते हैं वेदर के बारे में। इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर रह सकता है कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर में कम से कम 5 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में कम से कम 9 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री तक ये टेम्परेचर जा सकता है। पेशावर की बात करें तो यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा कोयटा की बात करें तो वहां पर पारा 0 तक चला गया है और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री तक जा सकता है। इसका मतलब है कोयटा में सर्दी में थोड़ी सी शायद कमी आई है, -3 से 0 की तरफ जा रहा है ये सफर। लेकिन वो जो सर्दी लगता है यहाँ पे आ रही है। गिलगित वाली साइड पे आप इमेजिन करें, आप लाहौर की सर्दी की बात करिए जहाँ पे 5 डिग्री तक जा सकता है। स्कर्दू में पारा -14। वहाँ के लोग देखे ना क्लाइमेटाइज भी तो कर जाते हैं ना, उनको आदत भी हो जाती है। हमें आदत नहीं, एकदम से सर्दी आती है, हमारी बॉडी तैयार नहीं होती है, देन एकदम से वापस चली जाती है। तो ये एकदम से चेंज जो होता है ना, उसके लिए हमारी बॉडी तैयार उस तरह से नहीं होती है, इसलिए हमें फील भी ज्यादा होती है सर्दी। अच्छा जी, कैसा मौसम आगे आने वाले दिनों में रह सकता है ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट उसके मुताबिक आप अपने वीकेंड्स को या अपने पूरे हफ्ते को प्लान करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महकमा मौसमियात के डायरेक्टर फोरकास्टिंग इरफान वर्क साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। इरफान साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही बात कि क्या ये सर्दी मैक्सिमम है इस सीजन के हिसाब से या इसमें मजीद इजाफा हो सकता है? तो बस हो गई है। देखें, जो आने वाले दिन होंगे उसमें टेम्परेचर्स जो है ना हमारे, ये जो रवा हफ्ता होगा इसमें तो नॉर्मली चलते रहेंगे। जैसा कि मुख्तलिफ इलाकों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जैसे कि लाहौर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसीलिए कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। और जो इस्लामाबाद है यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ये जो टेम्परेचर्स हैं रवां हफ्ते के दौरान इसी रेंज में ये चलते रहेंगे। जबकि जैसे ही अगले हफ्ते का आगाज होगा, एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में जब दाखिल होगा, उस वक्त जो है ना वो टेम्परेचर में जो है ना वो थोड़ी सारी कमी आ सकती है। और सर्दी की शिद्दत जो होगी इस हफ्ते में भी बरकरार रहेगी, क्योंकि धुंध जो है वो हमारे जो मैदानी इलाके हैं, खास तौर पे जो बालाई पंजाब के इलाके, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब और बालाई जो सिंध के इलाके हैं, इनमें धुंध की शीट जो है ना वो बरकरार है और दिन के दर्जा हरारत भी जो है ना वो ज्यादा नहीं बढ़ रहे। तो ये जो टेम्परेचर्स हैं दिन के वो 13, 14, 15 की रेंज में चल रहे हैं। जिसकी वजह आपने बताया कि मैदानी इलाकों में खास तौर पर धुंध जो है वो भी बरकरार है, लेकिन आने वाले दिनों में वर्क साहब क्या सूरत हाल हो सकती है? इसी तरह से फॉगी रहेगी सूरत हाल? ये जो धुंध का सिलसिला जो चल रहा है मैदानी इलाकों में, ये आने वाले दिनों में भी धुंध का सिलसिला बरकरार रहेगा। रवां हफ्ते जो है ना वो धुंध इसी तरह जो है पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर जो है ना वो बरकरार रहेगी। और ये जैसे ही जो मगरबी हवाओं का सिलसिला जो अगले हफ्ते को पाकिस्तान में दाखिल होगा, उससे जो है वो क्लाउडी हो जाएगा, बादल हो जाएंगे, तो वक्ती तौर पे थोड़ा सा जो है ना वो धुंध जो है ना उसमें कमी आ सकती है। अदरवाइज धुंध जो होगी वो उस सिस्टम के आने से पहले शदीद होगी और उसके बाद ठीक है। अब ये बता दीजिए वेग साहब, बारिशें कब से हो सकती हैं या ये सिलसिला जो बारिशों का है अगला, ये कब तक मुतवक्किल है? देखें, ये वाला जो सिलसिला है, अगला सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में जो है वो अगले हफ्ते, जो इस हफ्ते रवां हफ्ते में तो ऐसा कोई बारिश का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो रहा था। मुख्तलिफ इलाकों में थोड़े बहुत बादल रहेंगे, लेकिन जैसे ही अगले हफ्ते का आगाज होगा एक बारिशों का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के बलाई और मगरबी इलाकों में दाखिल हो सकता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान वेग साहब। तो जनाब क्या तय पाया, क्या टेक आउट जो है ना हमारे सेगमेंट का, वो ये कि सर्दी अभी ऐसी ही रहनी है, तो अपने
हीटर्स जो है ना उनको ऑन ही रखिए, बाहर ही रखिए, और कंबल जो है ना उनको भी निकाल के रखिए, लेकिन एहतियात करनी है। इसलिए स्कूल की छुट्टियां भी बढ़ा दी हैं गवर्नमेंट ने, आपको पता है ना कि अभी सर्दियां जो हैं वो बाकी हैं, तो फिर बच्चे किस तरह से स्कूल जाएंगे, ये बड़ा मौसम की सूरत हाल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि इंटेंस होती जा रही है। इसी वजह से छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं और फॉग की सिचुएशन लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। तलहा की तरफ चलते हैं, वो जरा हमें बता रहे हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है लाहौर की। जी बिल्कुल, शहर लाहौर और मुज़ाफ़ात के अंदर धुंध के डेरे हैं। आज सुबह सवेरे से ही लाहौर को धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। अगर मौसम की बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है। आज सुबह सवेरे लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात हैं। इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। चाहे लाहौर के अंदर के इलाके हों या मुज़ाफ़ात के इलाके हों, हर जगह के ऊपर ही धुंध ने डेरे डाल रखे हैं और यही वजह है कि लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली मोटरवेज भी ताहाल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हैं और मोटरवे हुकाम की जानिब से बार बार शहरियों को यही पैगाम दिया जा रहा है कि ऐसी शदीद धुंध के अंदर हाईवेज के ऊपर भी सफ़र करने से परहेज करें। अगर इंतहाई किसी ज़रूरी काम से सफ़र करना भी पड़े तो भी डबल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल लाजमी करें, अपनी हद रफ्तार जो है उसको काबू में रखें ताकि किसी भी किस्म के ट्रैफिक हादसे से। थैंक यू तला, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त भी सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस है लाहौर के अंदर। देखा, मैं सच बोल रही थी। नहीं, मैंने आपसे कब कहा कि आप झूठ बोल रही थी? मैंने यकीन कर लिया। मतलब आप ना समटाइम्स कहती हैं नहीं इतनी होती नहीं है आयशा, ऐसी बात है। तो वाकई में बहुत ज्यादा ठंड है, लाहौर वाले गवाही देंगे मेरे हक के अंदर। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब हम आएंगे वापस तो थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे और डेफिनेटली और भी सेगमेंट्स हमारे पास, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कभी हमें गर्मजोशी नज़र आती है, फिर थोड़ी ही देर के बाद कुछ ही टाइम गुजरता है उसमें फिर वो सख्तियाँ भी नज़र आने लग जाती हैं। ऐसी सूरत हाल हमने देखी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब पहुँचे हैं सिंध के दौरे पर, पहले उन्होंने लाहौर का 3 रोज़ा दौरा किया, उसके बाद अब सिंध का 4 रोज़ा दौरा कर रहे हैं और जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने उनको वेलकम किया। पहले तो बड़ा कहा जा रहा था कि जी एयरपोर्ट पर आए हैं, उनका शानदार इस्तकबाल हुआ है, उनको अजरक पहनाई गई है, बड़ा अच्छा दोस्ताना सा माहौल, हमें मुफामती सा माहौल नजर आ रहा था जो कि ज्यादा देर चल नहीं सका। पता नहीं किसकी नजर लग गई। यही तो स्टाइल नहीं है पीपल्स पार्टी की सियासत का, मुफाहिमती स्टाइल। मुझे लगता है मुफाहिमत के बादशाह कहा जाता है आसिफ अली जरदारी साहब को। खैर, सिचुएशन जो है ना उसके बाद हुई ये कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध हुकूमत पर रास्ते में रुकावटें डालने, काफिले को जानबूझकर खराब करने और तवील रास्तों पर मोड़ने और सिक्योरिटी मामलात पर सवालात भी उठा दिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से कराची का सफर जो है ना तकरीबन 7.5 घंटे के अंदर तय हुआ है और उन्होंने नुमाइश चुरंगी पर भी कारकुनों से बहुत मुख्तसर खिताब किया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर जाना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी ज़रा उनको देर हो गई तो वहाँ पर भी हाज़िरी उनकी नहीं हो सकी। इसके ऊपर बात करेंगे कि अब सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो डिफरेंट सूबों का दौरा कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या सोच रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है। और एक और जो डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी अहम है वो ये कि पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 9 मई के वाकयात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की भी तस्दीक हो गई है और मुतादिद वीडियोस जो हैं उसमें किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद भी नहीं मिले हैं। अब क्या इन सारी चीज़ों के बाद ये जो नाम सामने आए हैं जिनमें सुहेल आफरीदी साहब का नाम भी है, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, क्या उनके ऊपर भी केसेस बन सकते हैं, ये सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले इख्तियार साहब, सारी बातें एक तरफ, जिस तरह से इस्तकबाल सिंध में किया गया अगर पंजाब में कर लिया जाता तो इतने उनको शिकवे नहीं होते पंजाब के दौरे के बारे में, आपको नहीं लगता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आयशा। ये मैं आपको बताऊं कि इस्तकबाल चाहे जैसा भी हो, इख्तिताम उसका सबका ऐसे एक ही जैसा होता है। अच्छा। ये लोग जहां भी जाते हैं तो ये बड़ा हीरोगिरी करके ना, हीरो बन के हर बंदा कोई शाहरुख के स्टाइल में बोल रहा था, कोई मोहम्मद अली बन के भड़के मार रहा होता है, जैसे ऐसे लगता है किसी शहजादी को आज़ाद करने के लिए जो जालिम जादूगर की कैद में उसको छुड़ाने के लिए शहजादे घर से चल पड़े हैं। वापसी पर आते हुए यही शेर पढ़ते हैं, निकलना खुल्द से आदम को सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये वापसी पर हमेशा रोते हुए आते हैं, जाते हुए ये सीना तान के जाते नहीं देते ना इख्तियार साहब, उनके रास्ते में रोड़े इतने अटका दिए जाते हैं। ये अब आप अंदाजा लगा लें, ये एनओसी इन्होंने मांगा था
पहले ये कह रहे एनओसी नहीं मिल रहा, एनओसी नहीं मिल रहा, एनओसी नहीं मिल रहा। उस पे इतने मोहल्ले की मासियों की तरह रोना धोना किया कि पूरे मोहल्ले को सर पे उठाया हुआ था। ये एनओसी दे दिया, फिर मातम शुरू कर दिया, कहते हाँ आपने हमें एनओसी क्यों दे दिया, एनओसी तो हमें चाहिए ही नहीं था। अब ये रोना धोना जो है ना, ये कहते हैं कि अगर ये एनओसी हमें ना मिलता तो ये इनकलाब भी आने लगा था, 50 लाख घर बनने वाले थे, मदीने की रियासत बन, नया पाकिस्तान, अमीर और गरीब के लिए एक पाकिस्तान। ये सारी ड्रामेबाजी है। ये सब वो जो है ना अल्फाज का एक गोरख धंधा कि आज ये करेंगे, खौफ के बुत तोड़ दो। इनका लीडर खुद खौफ के मारे अपने सर पे बाल्टी रख के ना वो अपनी पेशियों पे जाता था। ये खौफ के बुत तोड़ने निकले जिसके अपने सूबे में हालात। अब उन्हें भी तो हक हासिल है ना सियासत करने का। वो अब ऑपोजिशन में है तो वो ऑपोजिशन के स्टाइल के अंदर, ठीक है केपी में उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन ऑपोजिशन के स्टाइल के अंदर जो है ना थोड़ी सी जरा तो उनको करने की इजाजत दीजिए, इतना तो आप उनको मार्जिन दीजिए ना। ठीक है हमारी तरफ से शाहरुख क्या, मोहम्मद अली क्या, वहीद मुराद क्या, हमारी तरफ से ब्रैड पिट बन के जाएं, लेकिन फिर वापसी भी ब्रैड पिट की तरह होनी चाहिए। अच्छा, वो वापसी पर जो है फिर तो ये ना हो कि फिर वापसी पर शक्ति कपूर की तरह फिर ये रोते रोते आ रहे होते गिरे बाल। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जिस मिशन पर निकले हुए हैं सीएम केपी, वो कामयाब नहीं हो रहा? जो कराची में जलसा हुआ है, आपकी नजर में वो एक कामयाब जलसा नहीं था? देखिए, मैं तो इस बात पे कायल हूँ कि जो स्ट्रीट मूवमेंट का उन्होंने ऐलान कर रखा है वो फूड स्ट्रीट पे जाके खत्म हो चुकी है, उसमें कुछ बचा नहीं है। अच्छा। अब जो सीएम साहब खैबर पख्तूनख्वा से चले हैं, आपको पता है उनके अपने जिले में वादी तिरा में क्या हालात हैं? वो जल रहा है, वहां से लोग नकल मकानी कर रहे हैं और अपने ऊपर उन्होंने वो अपने सामान लेकर वो चल पड़े हैं। उधर क्या हालात है इसको कुछ अंदाजा है? जिस सूबे से ये गए हैं वो सूबा दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है। जिस सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ये हाकिम है, वहां की 24 यूनिवर्सिटियां तो आउट ऑफ 34 वो दिवालिया हो चुकी हैं, वो माली और इंतजामी तौर पर खत्म बंद होने लगी हैं। जिस सूबे से ये कराची में और पंजाब और लाहौर के दौरे कर रहे हैं, ये फूड स्ट्रीट में जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, इनको ये बताएं कि आपके सूबे के अस्पतालों के हालात ये हैं कि वहां पर मरीजों का एक मरीज बाहर सड़क पर लेटकर अंदर अस्पताल में पड़े हुए मरीज का इंतजार करेंगे, ये कब मरेगा कि इसका बेड मुझे मिल जाए। उसके बावजूद तो देखें ना इख्तियार साहब, केपी के लोगों ने ही उनको दोबारा से सेलेक्ट किया ना। ये जो गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, तीसरी मर्तबा केपी के लोग ही फिर ही लेकर आया ना उनको। नहीं, ये वो जो इलेक्शन के मामलात हैं वो ऑर्गेनिक, वो जी। आप मुझसे बात करें, मैं जी, आपसे बात करें। मुझे को आवाज आ रही है, मेरा माइक खुला है। आप कंटिन्यू कीजिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी, खैबर पख्तूनख्वा में जो मैंडेट इनको मिला है, मैं आपको बताऊं कि जो 2013 था वो खैबर पख्तूनख्वा वाज अ वेरी गुड टेस्ट लेबोरेटरी, तब्दीली वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड। 2018 में जिस तरह पूरे पाकिस्तान पे तब्दीली इम्पोज की गई थी, लाई गई थी, आई नहीं थी। जनरल कमर जावेद बाजवा वगैरह, साकिब निसार, ये सारा नेक्सस जो था फैज हमीद का, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी इम्पोज कर दी गई। अब 2024 का जो इलेक्शन है, ये फैज हमीद की बाकियात ना होती खैबर पख्तूनख्वा में तो ये लोग कभी हुकूमत में नहीं आते। अच्छा, यही इल्जाम तो देखें ना, वो आप लोगों की गवर्नमेंट पे भी लगाते हैं ना, पीटीआई यही वाला इल्जाम आप लोगों की गवर्नमेंट पे भी लगाती है। ठीक है, खैर आपका पॉइंट जो है ना वो मैं समझ गई हूँ। अच्छा, ये एक जो डेवलपमेंट आई है, एक सवाल मेरा ले लीजिएगा इख्तियार साहब, देन कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये जो नई डेवलपमेंट हुई है कि जी 9 मई के वाकयात के अंदर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी मौजूद थे, कामरान मंगश साहब भी मौजूद थे, झगड़ा साहब भी मौजूद थे, इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको नहीं लगता? ये अगर आपको याद हो तो ये तो मैंने तकरीबन आज से 3 महीने पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वीडियोस मैंने दश्त-ए-ज़बाम की थी, और उसमें सुहेल अफरीदी का अपना अकाउंट है, उस पे आज भी वो वीडियोस पड़ी हुई है कि हम पहुंच चुके हैं अपने टारगेट पर, सब दोस्त यहाँ पर पहुंचे, हमने ये करना है। तो उसको तो वो डिनाई कर नहीं सकते हैं। ये तो मैं आपको कहता हूँ ना, ये हीरोगिरी वाला जो तो कल्चर है, ये इंतजार क्यों किया जा रहा था?
अख्तियार साहब, इंतज़ार क्यों किया जा रहा था? अभी ये उनका नाम जो है ना इस मौके पर सामने लाया जाएगा जब वो दौरे कर रहे हैं, अगर पंजाब के और अब सिंध का दौरा कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने की, स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर ये भी तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई रखे जाते हैं इस तरह के इश्यूज़ ना, जब मौका मिलेगा, वक्त होगा तब इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये पहले हो जाना चाहिए था या इंतज़ार किया जा रहा था इस मामले का? डोंट यू नो कि ये जो अभी फोरेंसिक लैब के रिजल्ट आए हैं, ये किसके कहने पर आए हैं? ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के कहने पर आए। उन्होंने डिमांड की, उन्होंने भेजी है। तामाशरकी में ये पड़े हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा के जिला पेशावर में एक थाने में ये सारे सबूत पड़े हुए थे, वहीं से मंगवाए गए और इसको लैब के लिए भेजा गया, उसका फोरेंसिक हुआ। ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड पर पड़ी हैं। दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग फॉर लॉन्ग क्या कानूनी मुश्किल आपको नजर आ रही है इख्तियार साहब? फिर सीएम के लिए, सीएम आपको या केपी गवर्नमेंट आपको मुश्किल में नजर आ रही है इस फोरेंसिक रिपोर्ट के मैं बाद? ये कहता हूं कि कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा, चाहे वो पुलिस हो, FIA हो, वो वजारत दाखिला की कोई और फोर्स हो, वो उनको अरेस्ट करे, अदालत उनको गिरफ्तार करे। इससे पहले बेहतर है कि सुहेल आफरीदी को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। वो उनको भी मालूम है कि ये वीडियोस जो हैं ये असल हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में एक एक बंदे ने ये वीडियोस 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को खुद ये चलती हुई देखी थी, ये बड़ी वायरल हो गई थी। तो दे कैन डिनाई इट, ये इनको डिनाई कर नहीं सकते। मेरे ख्याल में इनको आप खुद इस्तीफा ही दे जिस तरह देना जिन चाहिए। मसाइल का केपी में जिक्र कर रहे थे, इंदर मैं चाहूंगी कमेंट कर दे इख्तियार वली साहब। आप कह रहे हैं कि सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लेना चाहिए एक ऐसे सूबे में जहां पर इतने जो सिक्योरिटी के मसाइल ऑलरेडी हैं, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी लोगों के लिए फायदेमंद तो नहीं है इख्तियार वली साहब? मुझे ये बताइए, कानून से कोई बाला है? कोई वजीर आला बड़ा हो सकता है? हमने तो ये देखा था जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था पानामा के केस में बुलाकर, जब पानामा में कुछ उन पे साबित नहीं हो रहा था, तो फिर एकामे पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था और उनको कहा गया था कि आप स्टेप डाउन करें। फिर वो स्टेप डाउन कर नहीं गए थे। तो सुहेल आफरीदी कोई उनसे बड़े हैं? वो तो पूरे मुल्क के वजीर आजम थे। उस वक्त क्या हुआ था? इधर कौन सी उस्ताद टूट पड़ेगी? मेरे ख्याल में कानून से कोई बाला नहीं है और सुहेल आफरीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अदरवाइज कानून अपना रास्ता ले लेगा। बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय दे रहे थे सारी सिचुएशन के, वो क्या सोचते हैं और क्या किया जाना चाहिए, और उन्होंने मशवरा भी दे दिया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब को। लेट्स सी जनाब कि मज़ीद चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब जो है ना वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे और खुल कर चलाएंगे। देखते हैं कि जो PTI की तर्ज सियासत है, जो वो कहते थे कि हम बड़ी रेजिस्टेंस वाली सियासत करते हैं, वो दोबारा से हमें देखने को मिलती है या नहीं मिलती। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। फील्ड कोई भी हो, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वाह वाह, मैंने भी आज शेर बोल दिया। आयशा कह रही थी कि किसी दिन आप भी कुछ ना कुछ जुमला जो है वो सुना दे। अच्छा जी, हमें नजर आता है कि आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी शोबे में, साइंस का शोबा हो जाए या कोई भी शोबा हो जाए, पाकिस्तान का टैलेंट सामने आता है। पाकिस्तानी नौजवानों के कारनामे जो हैं वो सामने आ रहे होते हैं और दुनिया भर में ये सराहे भी जा रहे होते हैं। कराची में NED यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पाकिस्तान की पहली ड्राइवर के बगैर चलने वाली कार की टेस्ट ड्राइव कामयाबी के साथ मुकम्मल की है। इसका तजुर्बा किया है और ड्राइवर लेस गाड़ी पर काम 1 साल कबल NED यूनिवर्सिटी के नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोबा कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में शुरू हुआ था और अब इसका कामयाब तजुर्बा हो चुका है। लवली। चीन से दरामदशुदा एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उसको रोबोटिक्स, मैपिंग सेंसर्स, कंप्यूटर विजन और AI की मदद से खुदकार गाड़ी में तब्दील किया गया है। फिलहाल गाड़ी की स्पीड जो है ना उसके एल्गोरिथम में रखी गई है 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन इट्सेल्फ ये बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नौजवानों की तरफ से ये काम किया गया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम, डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में और ये कितनी बड़ी कामयाबी है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कहाँ से आगाज हुआ, कैसे सोचा गया कि एक EV गाड़ी जो है उसको लाया जाएगा एंड देन उसको कोशिश की जाएगी कि ड्राइवरलेस गाड़ी के अंदर तब्दील किया जाए?
जी, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूनिवर्सिटी की टीम ने ये प्रोजेक्ट किया है और ये डेमोन्स्ट्रेशन दी है। बेसिकली नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारा रिसर्च ग्रुप है, हमारी रिसर्च टीम है, वो मुख्तलिफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन बेस्ड प्रोजेक्ट्स के साथ इन्वॉल्व रहती है। हमारा मैंडेट है कि हम AI और कंप्यूटर विजन में कंट्रीब्यूट करेंगे। हम इंडस्ट्री के साथ भी काम कर रहे हैं, हम एकेडमिक प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। सो अराउंड 2 years बैक वी थॉट के कंप्यूटर जो ड्राइवरलेस व्हीकल है, ये दुनिया में जो सारी बिग यूनिवर्सिटीज, बड़ी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं, तो पाकिस्तान क्यों ना इसके अंदर अपना पार्ट प्ले करे और हम क्यों पीछे रहें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरी वेव है पूरी दुनिया में, और ड्राइवरलेस व्हीकल इसकी एक की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हमारे मुल्क के जो है इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को भी अपना कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। तो ये एक मेन रीजन था कि हम अपने एक ग्लोबल एरिना में अपनी कॉम्पिटेंस डेवलप करें, तो खुर्रम साहब एक टेक्नोलॉजी प्रपोज करें जो कि दुनिया में कम्पीट करे। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है, इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि पाकिस्तानी रोड्स, पाकिस्तानी ट्रैफिक और यहाँ के जो सिचुएशन है उसके मुताबिक इसको लेकर चला जाए, और कब हमें सड़कों पर ड्राइवरलेस गाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर आएंगी, कितने अरसे बाद हम इसको नॉर्मल सिचुएशन में देखेंगे। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर दूं, इज इट टू एम्बिशियस जो हम बात कर रही है? जी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डाटा के ऊपर बेस करती है। डाटा, आपका जो लोकल डाटा है, पाकिस्तानी डाटा, अगर आप कोई अमेरिकन ड्राइवरलेस व्हीकल को पाकिस्तान ले आएंगे तो वो पाकिस्तान में वर्क नहीं करेगी। अगर कोई यूरोपियन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है या किसी और मुल्क में इंपोर्ट होती है तो वहाँ पे उसकी लोकल डाटा क्योंकि अवेलेबल नहीं होगा तो वो अब उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यह जो हमारी जो गाड़ी है वो पाकिस्तानी डाटा सेट के ऊपर पाकिस्तानी सराउंडिंग्स में, जैसे हमने इस वक्त जो शुरू में टारगेट किया अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस किया कि हमारी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो रोड्स हैं उनको हमने मैप किया अपने सॉफ्टवेयर में, और पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस होता है AI एल्गोरिथम डेवलपमेंट का कि जिसमें डाटा कलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ट्रेनिंग होती है, एंड देन यू actually test the system in real life. डॉक्टर साहब, आपने So basically पाकिस्तान के सिनेरियो को देखते हुए ही इसको बनाया है, और यही इसका एडवांटेज है बेसिकली कि हमने पाकिस्तानी जो एनवायरनमेंट है, पाकिस्तानी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अच्छा डॉक्टर साहब, ये सुन के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ मैं कि पता चले कि we'll have our own cyber truck in the near future, इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अच्छा, थोड़ी सी ज़रा मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या ये कम्प्लीटली AI बेस्ड ही है या फिर पीछे से राइट नाउ इसको जो है ना प्रॉम्प्ट्स दी जा रही है या फिर गाइड किया जा रहा है कि इस तरह से चलाना है, गाड़ी को यहाँ पर मोड़ना है, या फिर AI खुद कार अपने तौर पर फैसला ले रही है, ये टेक्नोलॉजी उसके अंदर इंस्टॉल की गई है? देखिए, गाड़ी में जिस वक्त जो एक डिजिटल मैप होता है बेसिकली, जिसके अंदर आप गाड़ी को बताते हैं कि आपने पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है, तो वंस हमने ये कमांड गाड़ी को दे दी, ये प्रॉम्प्ट हमने गाड़ी को दिया है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A एंड देन यू रीच पॉइंट B, तो आगे जो सारे डिसीजंस हैं वो गाड़ी खुद ले रही है कि उसको कैसे टर्न करना है, आगे कहाँ टर्न आ रहा है, वो पॉइंट बी के कितना करीब पहुंच चुकी है, उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल है, कोई पेडेस्ट्रियन पास हो रहा है या कोई स्पीड ब्रेकर है, तो इस तरह के डिसीजंस जो है वो गाड़ी खुद ले रही है। मेनली इस वक्त हम गाड़ी को काइंड ऑफ स्टार्ट करते हैं एंड देन वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, द कार टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। ओह ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। आई होप इसके अंदर मजीद जो है ना डेवलपमेंट्स हों और मजीद अपडेट्स आएँ और फिर कमर्शियली भी अवेलेबल हो ये आम पाकिस्तानियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए चलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम हमारे साथ मौजूद थे और अचीवमेंट के बारे में बता रहे थे। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर ऐसा कर लिया जाता है तो। इसका मतलब है आने वाले कुछ अरसे में हमें राइड्स, अब हम राइड मंगवा रहे हैं और बाहर गाड़ी जो है वो ड्राइवर के बगैर, तो आप तो ये सोच रही, मैं सोच रही हूँ कि AI सर पे न चढ़ जाए, इतने ज़्यादा
हम उसको ना खुद मुख्तार करे जा रहे हैं फैसले लेने के लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। आपको थोड़ा सा कोयटा के मौसम और कोयटा चाय तो वैसे बड़ी मशहूर है, यहाँ भी हमें कोयटा होटल्स बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी में भी, और हर शहर में आई होप कि ये होते हैं। अनम को पैसे नहीं मिले हैं कोयटा होटल की जो है ना वो करने के भाई लिए। बहुत सारे हैं, मैं अब किसी एक की तो मार्केटिंग नहीं करी, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि कोयटा के नाम जब भी सामने आता है ना तो कोयटा के या तो ड्राई फ्रूट्स हमारे जहन में आते हैं या जो चाय है वो हमारे जहन में आती है। तो कोयटा के अपने अंदर नाश्ता किस तरह से नाश्ता होता है? जहन में नहीं आता है? नाश्ता आता है, अभी अभी आ रहा है मेरे जहन में नाश्ता। वहाँ के लोग नाश्ता क्या करते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से सर्दियों का नाश्ता एंजॉय करते हैं, जरा कोयटा ही चलते हैं, उनसे जान लेते हैं। असमत समलानी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, सर्द मौसम में गर्मा गर्म नाश्ते का जो है लुत्फ़ उठाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद कोयटा के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द है और यहाँ पर जो है शहरी गर्मा गर्म जो है नाश्ता, जिनमें जो है चने शामिल है, इसी तरह अंडा फ्राई शामिल है, पाए शामिल है और यहाँ पर हलवा पूरी भी शामिल है, जिससे शहरी जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कोयटा में सबसे ज़्यादा नाश्ता कौन सा पसंद है आपको? हलवा पूड़ी ज़्यादातर पसंद है, तो बचपन से यहीं से बस नाश्ता लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर कोयटा में इस वक्त मौसम काफ़ी सर्द है, माइनस टेम्परेचर है, उसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद सुबह सवेरे ही यहाँ पर रेस्टोरेंट्स पहुँच जाते हैं और यहाँ पर नाश्ता जो है, जो रवायती नाश्ता है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर इस वक्त भी जो है जो शहरी है वो बड़ी तादाद में नाश्ता कर रहे हैं और वो सर्द मौसम के साथ गर्मा गर्म चाय और जो है नाश्ते का भरपूर जो है लुत्फ़ उठा रहे हैं। जी भाई, ये इस तरह के नाश्ते वाले मत चलवाया करें, भूख लग जाती है। ऐसे लोग जो नाश्ता नहीं करके आते फिर उनके मुंह में तो पानी आएगा, भूख लगना शुरू होती है। आप भी अब नाश्ता नहीं करके आती। मैंने इनको ये कहा था कि कोई अच्छी चीज़ मेरे से अडॉप्ट करनी थी, इन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया। बारह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असमत हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद दीगर अहम टॉपिक्स के ऊपर। कुछ अचीवर्ड से आपकी मुलाकात करवाएंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कुछ बात करेंगे हम क्रिकेट की। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का फैसला कुन मुकाबला। सबसे पहले तो बारिश आड़े आ गई, उसने कहा कि नहीं जी मैं पूरा मैच होने ही नहीं देना, तो सनसनीखेज मुकाबला हुआ। दंबोला में ये मैच खेला गया। तीसरे और आखिरी T20 में बारिश के बायस मैच 12-12 ओवर्स तक महदूद रहा और फिर श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 14 रन से पाकिस्तान को हराकर सीरीज अब 1-1 से बराबर कर लिए। जो पहला मैच था वो पाकिस्तान ने जीता था और पाकिस्तान ने कल टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस बंध गई थी टीम के साथ जब पहला मैच हमने जीता। हमें लगा कि सीरीज शायद हम पूरी जीत जाएंगे, क्लीन स्वीप भी कर सकते हैं, लेकिन कल क्या हुआ, हम क्यों जीत नहीं सके? बहुत शुक्रिया आपका आशा और अनम। देखिए, पाकिस्तान टीम कहते हैं ना कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। तो नहीं नहीं, हम कहते हैं खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। भट्टी साहब, मैं उस चीज पे बिलीव करती हूँ। देखिए, अच्छा खासा पाकिस्तान के पास जीत का चांस था, लेकिन बॉलिंग हमने बहुत बुरी की। 12 ओवरों में 160 रन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है। और फिर पाकिस्तान के जो मेन पेस बॉलर थे मोहम्मद वसीम जूनियर, 3 ओवरों में 54 रन दिए और मोहम्मद वसीम जूनियर और नसीम शाह ने मजमूई तौर पर 6 ओवर्स में 89 रन दिए, तो आधे रन तो हमारे फास्ट बॉलरों ने दे दिए। मुझे लग रहा है कि अब बिल्कुल हम T20 वर्ल्ड कप के करीब पहुंच गए। 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में मैचेस हैं इस महीने के आखिर में। उसके बाद फिर हमें वर्ल्ड कप की कैंपेन शुरू करनी है। मेरा अपना ख्याल है, शायद कुछ लोग इससे इत्तेफाक ना करें, कि अभी कुछ कंफ्यूजन नजर आ रहा है टीम में। हमने कल के मैच में जो हम 14 रन से हारे हैं, 3 विकेट कीपर खिला दिए। साहबजादा फरहान विकेट कीपर है, उस्मान खान पिछले मैच में विकेट कीपिंग कर रहे थे। कल हमने विकेट कीपिंग करवा दी ख्वाजा नाफे से। और तकरीबन को 1.5-2 साल में पाकिस्तान ने 6 विकेट कीपर्स आजमा लिए हैं। मोहम्मद रिजवान भी खेलते थे, आजम खान भी खेलते थे। इसी तरह आप देखें कि जब कल पाकिस्तान के बॉलरों की पिटाई हो रही थी, तो हमारे पास साइम अयूब का भी ऑप्शन था जो हमने यूज नहीं किया। साइम अयूब, आपको याद होगा, एशिया कप में अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे थे। कप्तान सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर लेते। तो मुझे लग रहा है कि हमने इस सीरीज को बहुत ज्यादा सीरियस अंदाज में नहीं लिया। हमारे
जो मेन बैट्समैन है बाबर आजम वो बिग बैश खेल रहे हैं, हसन नवाज वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट है, हारिस रऊफ वो भी बिग बैश खेल रहे हैं। तो भाई जब नेशनल ड्यूटी आ गई और अगर हम जीत के साथ वर्ल्ड कप में जाते तो हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता। फिर एक और हमारे नौजवान है अब्दुल समद 2-3 सीरीज से पाकिस्तान टीम के साथ है, कल उनके लिए भी चांस था कि अब्दुल समद को हम ट्राई कर लेते, लेकिन बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब जो भी है हमें एक क्लियर माइंड के साथ अपनी 15 रुपये टीम वर्ल्ड कप के लिए बनानी है। बिग बैश लीग खेलने गए हुए हमारे खिलाड़ी, उनका तो पीसीबी ने उनके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ था कि भाई अगर कोई आ भी गई सीरीज तो जो है ना उनको छेड़ा नहीं जाएगा बल्कि वो लीग पूरी करेंगे। एक तो इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा ये आपने कहा कि कंफ्यूजन अभी भी नजर आ रही है। कंफ्यूजन आपको किस सतह पर नजर आ रही है, किस लेवल पर नजर आ रही है? क्या कैप्टन के लेवल पर नजर आ रही है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस खिलाड़ी को किस वक्त इस्तेमाल करना है, या फिर टीम मैनेजमेंट के लेवल पर, सेलेक्टर्स के लेवल पर नजर आ रही है? देखिए एक मेन कंफ्यूजन तो हमें विकेट कीपिंग में नजर आ रही है कि हम एक मैच में 3-3 विकेट कीपर्स खिला रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अभी भी अगर मोहम्मद रिजवान देखा जाए तो इन सारे विकेट कीपर्स में मुझे तो अब सबको चूंकि हमने ट्राई कर लिया, ख्वाजा नाफिक ने तो चले एक मैच खेला है, तो मोहम्मद रिजवान मेरे ख्याल में अभी भी बहुत सारों से बेहतर है। सिर्फ हमें 25-30 रन की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे विकेट कीपर की भी जरूरत है। अगर हमारी हरीफ टीम का इम्पोर्टेंट क्रंच मोमेंट पे कोई कैच ड्रॉप हो जाता है या स्टंप टूट जाता है तो वहां पर पूरी टीम नीचे लग जाती है। फिर आपने बिग बैश की बात की, देखिए नेशनल ड्यूटी फर्स्ट होती है दुनिया में, कहीं भी जब कौमी टीम खेलती है और ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान आना था तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि हमारे टूर्नामेंट को खराब ना करें इन प्लेयर्स को। पहली बात यह है कि इन प्लेयर्स को जब पाकिस्तान टीम की सीरीज आप प्लान कर रहे थे तो एनओसी मिलनी नहीं चाहिए थी। अगर आपने एनओसी दे दी थी तो इन 3 मैचेस के लिए बुलवा लेते, फिर वापस भेज देते बिग बैश के लिए। तो मुझे यहाँ कंफ्यूजन नजर आ रही है कि कौन से वो 15 खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान टीम के साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे। ये कंफ्यूजन फिर ना जो फैंस हैं देखने वाले हैं भट्टी साहब उनमें भी नजर आ रही है ना, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे टीम ने किस तरह से चलना है। अच्छा कल की मैं टॉस की बात करना चाह रही हूँ भट्टी साहब, कल पाकिस्तान ने टॉस जीता, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं फैसला ठीक नहीं किया? पहले हमें फील्डिंग नहीं करनी चाहिए थी, जिस तरह से हमारे बॉलर्स रन्स लीक करते चले गए और इतना बड़ा टोटल 12 ओवर्स में उन्होंने सेट करने दिया श्रीलंका को, तो पहले अगर हम बैटिंग कर लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए इस पिच में तो ना स्पिनर्स के लिए कुछ था ना फास्ट बॉलर्स के लिए, बैटिंग पिच थी। और चूंकि अब T20 वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में होना है और वो आईसीसी का इवेंट है, लिहाजा मुझे लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भी हमें ऐसी ही पिचेस मिलेंगी। लिहाजा टॉस जीतकर अगर हम 160 रन बना लेते तो मुनासिब था। तो मेरे ख्याल में श्रीलंका को क्रेडिट जाता है कि पहला मैच जितना बुरा वो खेले, दूसरा मैच उन्होंने उतने ही शानदार अंदाज में कमबैक किया, लेकिन हमारी बॉलिंग ने लेट डाउन किया। पहला मैच हम अपनी बॉलिंग की वजह से जीते, ये हम अपनी बॉलिंग की वजह से हार गए। तो अब हमें ये तय करना है कि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के बारे में अपडेट चाहिए कि क्या वो वर्ल्ड कप में जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, हारिस रऊफ टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। उस्मान तारिक वैसे तो बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, जब खेलते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, लेकिन शायद उनके बॉलिंग एक्शन की वजह से टीम मैनेजमेंट उन पे चांस ले नहीं पा रही है कि उनका बॉलिंग एक्शन ना रिपोर्ट हो जाए। लेकिन अभी रिसेंटली वो ILT20 जो यहाँ दुबई में लीग हुई उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके बॉलिंग एक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरा ख्याल में आखिरी मैच में उस्मान तारिक को भी ट्राई कर लिया जाता, लेकिन माइक हैसन का हमने एक माइंडसेट देखा है कि जब से वो हेड कोच बने, बल्कि जिन टीमों के पास में भी हेड कोच रहे वो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स के साथ जाते हैं। मेरे ख्याल में कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जहां पर स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत होती है। अब जहां विकेट कीपर की बात हो रही है तो अब कौन सा वो विकेट कीपर होगा जो वर्ल्ड कप में
पाकिस्तान टीम के साथ Question जाएगा। remains तो ना, भट्टी बेसिकली साहब, जो वही। कंफ्यूजन हमें नजर आ रही है, हाँ, वही सवाल वही है कि भाई 15 कौन से वो नगीने और खिलाड़ी होंगे जिनके साथ हमें वर्ल्ड कप के अंदर उतरना है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, हमेशा की तरह बहुत अच्छे तरीके से आपने सवालों के जवाब भी दिया और एनालिसिस जो है ना वो पेश किया है। तो भाई पाकिस्तान हमारा खेलों के अंदर हमें नज़र आता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको बहुत ज़्यादा एक तो पसंद किया जाता है, लेकिन उसमें बार बार कहीं ना कहीं जो है ना डिसअपॉइंट भी कर देता है जब तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दूसरे खेलों की जब बात आती है ना उसमें पाकिस्तानी किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही, कोई भी फील्ड हो, खेलों में भी बहुत सारी कैटेगरीज है ना, तो उधर भी पाकिस्तानी जो है वो छाए हुए होते हैं, चाहे वो खवातीन हैं चाहे वो मर्द हैं। अब हम एक और प्लेयर की बात करने वाले हैं, खातून प्रोफेशनल विमेंस MMA फाइटर अनीता करीम, जिन्होंने ये फाइट जीती है और टाइटल अपने नाम किया है। इस्लामाबाद में प्रोफेशनल MMA लीग इन्फिनिट चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीख रकम की है और 52 किलोग्राम टाइटल फाइट में अनीता करीम ने ईरान की परेसा शम्साबादी को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। तो इनका ताल्लुक जो है वो हुंजा से है। मजीद बताएं क्या है? हुंजा से ताल्लुक रखती हैं अनीता और पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल MMA फाइटर है जिन्होंने बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शानदार फतूहात हासिल की हैं। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट शी इज़ विद अस। इससे पहले भी हम उनको इंटरव्यू कर चुके हैं और पहले भी जब वो आई थी तो एक बहुत अहम टाइटल जीत कर आई थी और आज एक मरतबा फिर से फातेह बनकर आई हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, अभी 2 रोज पहले सैटरडे को आपकी ये फाइट हुई है, इतनी जल्दी वैसे आप लोग रिकवर कर लेते? बिकॉज यू आर लुकिंग माशाल्लाह वेरी फाइन। मैंने देखा नहीं जो आपका ओपोनेंट थी उनकी हालत कैसी थी, आप खुद ही बता दीजिए। वैसे एक्चुअली हाँ, फाइट थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई और मुझे इस तरह कोई इंजरी नहीं आई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो पहले राउंड में ये ख़त्म हो गई थी। इसकी रीज़न क्या थी? आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी या वो ज़्यादा वीक थी? शायद मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये अच्छा वैसे आपने डाला। अच्छा मुझे बताएं, कैसा फील करते हैं जब आप कोई टाइटल जीतते हैं? उस वक्त क्या एक्साइटमेंट होती है जब आप जा रहे होते हैं खेलने के लिए? तब होता है जहन में कि भाई मैं जीत कर ही आऊँगी और ये बेल्ट मैंने लेकर ही आना है? ऑब्वियसली जब भी लाइक इसी तरह ही होता है, कोई भी एथलीट होता है वो जिस तरह सोचता है उसी तरह उसकी रिजल्ट आती है। तो जब भी मेरी फ़ाइट कंफर्म हो जाती है, मैं फ़ाइट कैंप में होती हूँ, तो मेरा अलग सा वो दिमाग में होता है कि हाँ मैं जीत कर आई हूँ, मैंने ये करना है, ये सारी चीज़ें पहले से मैनिफेस्ट करती हूँ और जितना मेहनत हो सकता है वो मेहनत करती हूँ। एंड सेकेंडली ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा था तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर था मेरे ऊपर। एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट भी होगी, जाहिर है। एक्साइटमेंट भी थी और प्रेशर भी ज़्यादा था क्योंकि पहली दफ़ा मेरे पेरेंट्स इस फाइट को देख रहे थे। एंड जहाँ तक मुझे याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने पेरेंट्स से बड़ा लड़ के कहा था कि मैंने इसके अंदर जो है ना कंटिन्यू करना है, पढ़ाई को छोड़ने के मामले के ऊपर भी आपको थोड़ा सा हुआ था। वो जरा स्टोरी एक मरतबा फिर से बताइए। एक्चुअली ये था कि जब मिक्स मार्शल आर्ट मैंने स्टार्ट किया था तब इन 2017 फीमेल्स इतना नहीं थी। आई एम द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल MMA फाइटर इंटरनेशनल लेवल पर। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मुझे एक चीज़ में अपना 100% देना अच्छा लगता है। मैं 50-50 नहीं कर सकती, दो चीज़ों को लेके नहीं जा सकती। तो साथ साथ मेरे स्टडीज़ चल रहे थे तो मैंने स्टडीज़ को साइड कर दिया कि मुझसे नहीं होता भाई, मैं MMA करना चाह रही हूँ। और ये कितने साल पहले की बात है? 2017 की बात है जी। तो अम्मी ने बड़े खफा हो गई थी कि नहीं ये तुम क्या कर रही हो, पढ़ाई तुम्हारे लिए काम आएगी तो तुमने पढ़ना है आगे। तो पापा तुम्हारे खफा है। मैंने पापा को कॉल किया, पापा मुझसे नहीं होता, मैं MMA करना चाह रही हूँ। पापा ने बस एक ही बात कही थी कि ठीक है, मतलब उसको बहुत शुरू से पहले से ही शौक़ था और मुझे शुरू से वो सपोर्ट करते थे और वो चाहते थे कि मेरी बेटी लाइक बहादुर बेटी बने। तो उसने यही कहा कि देखो बेटा, बहुत से मास्टर्स करके आए हुए लेकिन उन्होंने कोई चेंजेस नहीं लेके आए। अगर तुम कुछ अलग करना चाह रही हो, बस ये याद रखना कभी गिव अप नहीं करना। बी द बेस्ट यू डू। यस, तो वो प्राउड हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो जब भी मैं लो फील करती हूँ उस बात को याद करती हूँ और अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। अच्छा जी, क्या पोटेंशियल आपको पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए नज़र आ रहा है? ठीक है, इस फाइट के लिहाज से भी मैं पूछ रही, इस फील्ड में आने के लिए भी, और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर जाने के लिए भी, तो आपको कितना पोटेंशियल या लड़कियाँ कितना आना चाह रही हैं स्पोर्ट्स में आगे? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लाइक आप इंटरनेशनली जाए ना तो उनके पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर भी उस चीज़ में ना आगे नहीं बढ़ रहे। यहाँ पर ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं
अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिसकी वजह से दूसरे जितनी भी ख़वातीन हैं वो सोचते नहीं है कि यार हम आगे कुछ कर पाए या इस तरह से हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं, तो उनका पहले से उन्होंने हौसला हार चुके हैं वो। आई वांट टू टॉक अबाउट यू एक्चुअली, कि हमें वो एग्रेशन भी नज़र आता है, एंड यू थिंक कि ये MMA फाइटर के लिए एग्रेशन होना या अग्रेसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जब आप मैच के लिए जाते हैं, रिंग में उतरते हैं, एग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी होता है? नहीं, जितना इसमें हम आराम से कूल डाउन से हम फाइट करते हैं उतना ही हमें आगे चीज़ें नज़र आती है। जब हम एग्रेशन में आते हैं तो ऑब्वियसली हमसे गलतियां होती है और दूसरा बंदा ही यही चाहता है कि हमें गुस्सा दिलाए या हम कोई कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से कॉन्फिडेंस लो करवाना या उससे कोई गलती करवाना, ताकि हम कोशिश करते कि कहीं से ओपनिंग नज़र आए तो हम अपना टारगेट पूरा कर ले, जो हमने सोचा है पंच लैंड करना है या टेक डाउन करना है, कोई चीज़ दिखा के कुछ और करना, तो उस चीज़ में उस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। ओवरऑल अभी तक आपकी जितनी भी जर्नी रही है 2017 से स्टार्ट किया, कितने टाइटल्स आप जीत चुकी हैं और सबसे ज़्यादा टफ और कौन सा आपको लगा था टाइटल जीतना, और सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना आपको किस टाइटल के जीतने पर हुई थी? मिक्स मार्शल आर्ट में ये होता है कि इसमें सिर्फ फाइट्स होते हैं। अभी तो मुझे बेल्ट मिला है स्ट्रोवेट्स का, बस उसके साथ साथ फिर मैंने BJJ के कंपटीशन भी लड़े, ब्राज़ीलियन जुजुत्सु के। उससे पहले यहाँ पर मैंने कम्पीट किया था ब्राज़ीलियन जुजुत्सु, जिसमें लॉक्स वगैरह लगते हैं और चोक्स वगैरह लगते हैं, तो उसमें फिर मुझे आर्म कलेक्टर कहते हैं कि यहाँ पर फिर 2 ख़वातीन के हाथ टूट गए थे मुझसे, मैंने लॉक लगाया, उसमें रूल होता है टेप करना, उन्होंने टेप नहीं किया तो उनके हाथ दोनों के टूट गए। तो वहाँ से मुझे खतरनाक है, आप लगती छोटी सी हैं लेकिन वो हाथ तोड़कर आ रही है। अच्छा, आपको खुद भी कभी बड़ा धमाका, इतनी चोट आपको लगी है, बहुत ज्यादा लग गई हो और फिर घर वाले परेशान हो गए हो, भाई नहीं छोड़ दो इसको, इधर ही हम घर ही चलते हैं? सारे जॉइंट्स से मुझे वो दर्द होता है जॉइंट्स में। अच्छा। हाँ, इंजरीज तो हमारे साथ ही होती है क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट लाइक बहुत टफ भी है और इंजरीज भी होती है और हमें रिकवरी का टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, तो इसमें ज़्यादा इंजरीज होती है। अच्छा, ये फिजिक मैटर करती है या फिर ये जो टेक्निक होती है वो मैटर करती है? लाइक आपके सामने अगर एक ऐसा बंदा आ जाए जो जिसकी फिजिक ज़्यादा या बंदी आ जाए, ठीक है, लेकिन उसको टेक्निक का नहीं पता, आप उसको नॉकआउट कर लेंगी, चोक कर लेंगी, लॉक कर लेंगी? अगर इसमें दोनों चीज़ें हमें चाहिए होता है। एज अ प्रोफेशनल हमें स्ट्रेंथ पर भी काम करना पड़ता है, हमें अपनी टेक्निक पर भी काम करना पड़ता है। अगर हम सपोज दूसरे रैंडमली किसी बंदे के साथ वो हो तो फिर ऑब्वियसली फिर हमारा एक्स्ट्रा होता है क्योंकि हम टेक्निक में भी आगे होते हैं और स्ट्रेंथ में भी आगे होते हैं। राइट। अनीता, ये बताइए अब आगे का आपका क्या प्लान है? आगे कौन सी फाइट्स जो है ना वो हमें देखने को मिलेंगी अनीता की? अभी जितना मुझसे होगा, लाइक मैंने अभी कम बैक कर लिया है क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा 2 साल का ब्रेक हुआ था, मैंने फाइट्स नहीं किए थे, तो अभी स्टार्ट किए 2016 लाइक 2026 इस लाइक अभी स्टार्ट लिया है मैंने फाइट्स का, तो इंशाल्लाह और भी आगे फाइट्स आपको देखने आपका अल्टीमेट जो गोल है वो क्या है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है? ऑब्वियसली हर एक एथलीट का होता है कि नंबर 1 पर पहुंचने का, लाइक चैंपियन बनने का, तो सब जितने भी MMA के एथलीट्स होते हैं वो यही कहते हैं कि अपने फील्ड में, अपने वेट कैटेगरी में वो चैंपियन बने। तो लेट्स सी, जितना मैं मेहनत करूंगी इंशाल्लाह उतना आगे जाऊंगी इंशाल्लाह। एंड योर ब्रदर इज योर कोच? माय ब्रदर्स आर एक्चुअली योर ब्रदर्स आर योर कोच, तो उनके साथ किस तरह से जो है ना सही रहती है? बहन भाइयों वाली बीच में लड़ाई कभी आ जाती है जिस वक्त ट्रेनिंग हो रही है तब वो कोच है एंड यू आर द स्टूडेंट? ये सबसे टफ होता है एक्चुअली, क्योंकि जो मेरे भाई है वो मुझे घर पर भी, मतलब घर पर लाडली होती हो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बट ऑन द मैट जितना मुझे टॉर्चर करते हैं शायद दूसरा कोच नहीं कर पाता। लाइक थोड़ा सा कोई मुझे आराम से मारता है कि चीखते कि इसको ज़ोर से मारो ताकि बाहर जाके इसको ना लगे, इसको सख्त टाइम दो, तो ऑन द मैट एज अ कोच मतलब मुझे ट्रीट करते हैं। घर पे भाई, वहाँ पे कोच। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ही होता है और मुझे लगता है कि बड़ा टफ भी हो जाता है, जो आप खुद ही बता रही हैं ना। इन द एंड कुछ भी कहना चाहेंगी जो देख रही हैं लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, आपकी तरह बनना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई नहीं होती है, इसमें आप सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं, ठीक है, जो कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग वूमेन हो या कोई भी स्कूल जाती, यूनिवर्सिटी जाती हैं, उन्होंने कल अपनी बहनों को सिखाए या अपनी बेटियों को सिखाए, सेल्फ डिफेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ये कि आपको कोई हरेस कर रहा है तो जाके घर जाके रोने से बेहतर है आप उस चीज़ को फेस करें, उधर ही ख़त्म करके आए। ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम आता है उसको उधर ही ख़त्म कर ले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पर भी, अब पाकिस्तान में बहुत से जगहों पर मिक्स मार्शल आर्ट के जिम बने हुए हैं, जाके वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी नहीं होता है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप
गूगल कर ले, कोई टेक्निक सीखे, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करे और खुद को थोड़ा सा भाई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का दौर है, जो कुछ सीखना चाहता है ना वो सब कुछ अवेलेबल, उनकी डेमोज अवेलेबल है, ट्रेनिंग्स अवेलेबल, सीख सकते हैं। अनीता, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, खवातीन का नाम रोशन करने के लिए। जनाब, ये थी अनीता, और अनीता ने हमेशा की तरह हमें जो है ना बहुत प्राउड फील कराया, और जब भी कोई अचीवर हमारे पास आता है, आप सब जानते हैं कि हमें तो खुशी होती है, आप लोगों को भी उतनी खुशी होती है, और साथ मोटिवेशन भी मिलती है कि भाई इफ दे कैन डू इट वी कैन डू इट। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, साथ रहिए। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स, जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की मौजूदा सूरत हाल, वहाँ के रुझानात और सरमायाकारी के मौके, और साथ साथ मुस्तकबिल की पेशगोइयों पर हम जानेंगे कि सुबह से मार्केट का रुझान जो है वो क्या है, कारकर्दगी क्या है, और कौन से सेक्टर्स या स्टॉक सबसे ज्यादा सरगर्म रहे हैं, और कौन सी वजूहात ऐसी हो सकती हैं, अहम इक्तिसादी ऐलानात हो सकते हैं जो मार्केट को मुतासर करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुएब मीमन साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं इक्विटीज़ एंड बिजनेस डेवलपमेंट AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। उनसे जानेंगे कि भाई किस तरफ हमें करना चाहिए इन्वेस्ट, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को, उनके लिए कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं, या ओवरऑल मार्केट की क्या सिचुएशन है, उनसे जानते हैं। शुएब साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आज की मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, किस तरह का रुझान वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरफ जाना चाहिए लोगों को स्टॉक में? ये मार्केट तो ओवरऑल वीक ओपन हुई थी, और अभी तक KSE 100 इंडेक्स जो है वो नेगेटिव चेंज शो कर रहा है। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर से मार्केट ने कोई 6.5% रिटर्न दिया था इन द फर्स्ट 5 to 6 डेज में, और तो उसके बाद जाहिर है एक करेक्शन एक्सपेक्टेड थी। मेरा ये ख्याल है कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, और इसीलिए हम बाय ऑन डिप्स जो है वो हम कह रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% की डाउनसाइड हो सकती है। तो जहाँ पे भी आपको डिप्स मिले, जैसे आज सुबह डिप्स मिली थी, मार्केट वाज डाउन 0.87%, वहाँ पे कुछ माल खरीदना चाहिए, स्टैगर्ड बाइंग रखनी चाहिए। लोगों को कंसर्न्स हैं ईरान की सिचुएशन के बारे में, ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और पॉसिबल अटैक्स की जो बात हो रही है यूएस की तरफ से, उसकी वजह से कंसर्न्स है। बट पाकिस्तान जो है वो इससे महफूज रहेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे अफेक्ट नहीं होगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ऑयल जो है थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है छोटा मोटा, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ऑयल पे भी इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू डू वेल। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी। आज सुबह अगर आप देखें जो परफॉर्मेंस रही है, उसके अंदर निशाद ग्रुप के शेयर्स जो है उन्होंने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। निशाद ग्रुप के शेयर्स, उन्होंने एक नई गाड़ी भी तो लॉन्च करने जा रहे हैं ना, दैट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग, या बिग थिंग। और उसके अंदर ये है कि उनके पास काफी डिमांड जनरेट हो रही है। तो लेकिन हमारा ख्याल ये है कि निशाद मिल्स जो है उसमें तो अपसाइड होनी चाहिए, क्योंकि उसकी एसेट वैल्यूएशन काफी बेहतर है। तो निशाद मिल्स तो जो कि अभी आज तकरीबन 6.5% ऊपर था, लेकिन साथ में निशाद पावर और निशाद चुनिया पावर, ये 3 कंपनीज जो है 33% ईच का स्टेक है तकरीबन उस गाड़ी की कंपनी में। तो निशाद पावर और निशाद चुनिया पावर ने मेजर अपसाइड शो कर दी है ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि यूफोरिया होता है तो उसके अंदर प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि वहाँ पे स्टैगर्ड सेलिंग करनी चाहिए। जो नया इन्वेस्टर है, ठीक है, जो नया इन्वेस्टर है, क्योंकि जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स हैं जो कि करते आ रहे हैं अरसा दराज से इन्वेस्टमेंट, वो तो जानते हैं कि ब्लू चिप कंपनीज के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करना है, या फिर अगर नई कंपनी के अंदर भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको पता है कि कितना रिस्क ले सकते हैं वो। एक नए इन्वेस्टर को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए जब वो करने के लिए जा रहा है? क्या उनको सिर्फ उन्हीं कंपनीज के स्टॉक की तरफ जाना चाहिए जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, या फिर वो नई कंपनीज या नए स्टॉक के अंदर भी कर सकते हैं कुछ चीजों को देखते हुए जो उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हो? जी, मेरा ये सबके लिए मैसेज होगा कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी चाहिए। एक या 2 स्टॉक्स पे या एक ही टाइप के डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए।
5-7 स्टॉक्स में, जैसा साइज हो उस हिसाब से। लेकिन ये है कि 50% ऑफ द स्टॉक्स वो होने चाहिए जिनमें डिविडेंड यील्ड अच्छी हो, 7-8-10%। और अगर उन्हीं स्टॉक्स में अगर ग्रोथ स्टोरीज हो, यानी अगर डिविडेंड किसी का 50 रुपए इस साल आ रहा है और आपको लगता है कि अगले 3 साल में इसका डिविडेंड 80 रुपए तक हो जाएगा पर ईयर, तो फिर उस स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे जो ज्यादा देर तक पैसे जो है ना वो इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म भी होता है ना कि वो किए और जैसी बेनिफिट आया, प्रॉफिट आया और फौरन से निकाल लिए। लॉन्ग टर्म के लिए क्या सजेस्ट करेंगे एंड देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी, आप देखें लॉन्ग टर्म में आपके पास इंडस मोटर काफी बेहतर स्टॉक्स है। टोयोटा इस वक्त गाड़ियों में एक किस्म का स्टिफ कंपटीशन चल रहा है। आप जायकू जेएस जो है वो काफी शेयर ले रहा है, फिर साजगार ले रहा था पहले, और उसके साथ साथ BYD जो है वो काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो गया है और उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो जाएगी। इसी तरीके से टोयोटा जो है वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में काफी स्ट्रॉन्ग है दुनिया में। तो हमें ये लगता है, और फिर हमें ये लगता है कि इंडस मोटर इन सब से बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इंडस मोटर ये सब नए हैं और जब कंपटीशन होगा, प्राइस कंपटीशन होगा, तो हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हो। इंडस मोटर का ये है कि इनके पास जैसे 2200 रुपए की स्टॉक प्राइस है, तो 1100 रुपए कम से कम इनका अपना कैश है, और बाकी जो है वो वैल्यूएशन अगर आप लगाएं तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बनती हैं। 9.5 से 10% डिविडेंड यील्ड बनती है। तो हमारे हिसाब से इंडस मोटर इज अ गुड स्टॉक टू बी इन। उसके साथ साथ पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, उसके साथ मजीद स्टॉक्स आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप प्योर ब्लू चिप जो कि जिसमें लोगों का इंटरेस्ट रहा है, उनमें मीजान बैंक है, हबीब बैंक है, फिर आपका हब पावर है। साथ में ये है कि अगर आप डिविडेंड यील्ड को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दें 1 साल के लिए, तो एंग्रो होल्डिंग इज अ वेरी गुड स्टॉक। साथ साथ लकी सीमेंट, आई थिंक इसमें बड़ी अच्छी अपसाइड हो सकती है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स लेने हैं जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जिनकी परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, जिनकी बुक्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज हो रही हैं। कल को आपको उसमें सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। आप पाक टेलीकॉम देखें, पाक टेलीकॉम हैज गिवन अ सरप्राइज मूव इवन टुडे, और आज जो है आज भी ये अप है तकरीबन 5%। तो उसमें प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूएशन है वो काफी बेहतर है। तो हमारा ये ख्याल है टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, कब इन्वेस्ट करना है वो थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आम सरमायाकार आमतौर पर तो जानते हैं जो इन्वेस्ट करते रहते हैं, जो एक नया सरमायाकार है या शेयर्स खरीदना चाह रहा है उसको टाइमिंग के बारे में बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, वो कितना इम्पैक्ट डालती है मार्केट पर, या ग्लोबली हमें जो हालात, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया ईरान और अमेरिका का, अगर आने वाले दिनों में कोई मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर वो टाइमिंग किस तरह की होगी स्टॉक मार्केट के लिए? जी बिल्कुल सही है। उसके अंदर सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। इसीलिए जब हम लोगों से कहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो आपके वेल्थ का, आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं उसका 20, 30 और मैक्सिमम 50% आप इन्वेस्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपना काम जो भी काम करें वो कैश पे काम करें, ताकि यह है कि आपको अगर उसकी प्राइस टूट भी जाती है तो वो एसेट आपका ही है। नंबर 3 ये है कि आपको स्टैगर्ड बाइंग रखनी चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे भी माल लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप 1-2% डाउन मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो उस सूरत में आप स्टैगर्ड बाइंग रखें। मार्केट हमें बेहतर लगती है। हमारा इस साल का टारगेट इंडेक्स का CY26 का 263,800 इंडेक्स लेवल का टारगेट है। तो हमारे हिसाब से मार्केट विल परफॉर्म वेल। सिर्फ ये है कि आपने स्टॉक्स अच्छे खरीदने हैं और आपने लेके रखने हैं। कहीं पे आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो वो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं और आप स्टॉक बेच के दूसरी स्टोरीज ले सकते हैं। कुछ प्रोजेक्शंस कर दीजिए ना शुएब साहब के, कौन से कुछ प्रोजेक्शंस या फोरकास्ट कर दीजिए कि कौन से जो है ना वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर, सो दैट जो भी इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रखता है, दिलचस्पी रखता है, वो फिर उसी तरफ जाए। आप किसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं या फिर बेहतर परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं, कौन से स्टॉक्स को आने वाले दिनों में?
जी देखें, आने वाले दिनों में हमें मीज़ान बैंक काफ़ी बेहतर लगता है, आने वाले दिनों में हमें हबीब बैंक काफ़ी बेहतर लगता है, हमें हब पावर बेहतर लगता है, हमें लकी सीमेंट बेहतर लगता है, हमें एंग्रो होल्डिंग काफ़ी बेहतर लगता है। वेरी शॉर्ट टर्म सेफ प्ले इज़ पायनियर सीमेंट, क्योंकि उन्होंने अपना जो टेंडर ऑफर दी है वो 8 फरवरी से शुरू हो जाएगी और उसकी बुक क्लोजर की डेट जो है वो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। हमें लगता है कि उसमें 20 से 25% आपको महीने में रिटर्न मिल सकता है, जो कि बिल्कुल सेफ है। हमें लगता है कि ये इसमें आपके पैसे अच्छे बन सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखें निशाद ग्रुप, जी निशाद ग्रुप भी है, लेकिन उसमें निशाद मिल्स जो है वो ज्यादा बेहतर लगता है। निशाद पावर एंड निशाद चुनिया पावर, देखें यूफोरिया है, मार्केट प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, हम उसको रूल आउट नहीं करते, लेकिन हम वैल्यूएशंस को देखते हैं कि वैल्यूएशंस कहाँ पे बेहतर लगती हैं। तो हमें लगता है कि निशाद मिल्स में वैल्यूएशन की बेसिस पे ज्यादा चांस है, तो उस हिसाब से आप निशाद मिल्स को देख सकते हैं। इसी लिहाज से पाक टेलीकॉम, जहाँ पे प्रॉपर्टीज में काफी वैल्यू है, और अभी उन्होंने टेलीनॉर के साथ जो है वो टेलीनॉर से वो एक्वायर किया है, टेलीनॉर एक्वायर किया है, और साथ ही साथ फिर आप जो है पाक इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स पिकअप कर रही हैं ट्रांसफार्मर्स की, जो कि यूएस में और दूसरी जगहों पे शॉर्टेज है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाक इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो डू वेल। इसी लिहाज से, इसी तरीके से आप एंग्रो होल्डिंग जो है, इट इज अ गुड स्टॉक टू बी इन। एंग्रो होल्डिंग्स जो है वो 1 साल तक डिविडेंड नहीं देगा, लेकिन लोग इसी वजह से इन्वेस्ट नहीं करते। हमारा ये ख्याल है कि ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, और इन्होंने एक बहुत अच्छा टेलीकॉम एसेट जो है टेलीकॉम टावर का बिजनेस एक्वायर किया है, और आगे चल के इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे स्ट्रॉन्ग बैकबोन वाले इन्वेस्टर ही फिर कर सकते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकें, इसके लिए जरूरी है। बिल्कुल, और वही रिकमेंड हम करेंगे, क्योंकि देखें अगर तो इन्वेस्टर्स जो है वो ऐसे स्टॉक में चले जाएं जिसमें उनकी बारी जो है फिर 1 साल तक ना आए, तो आई थिंक वो जो है हम यहाँ रिकमेंड नहीं करेंगे। और हम यही कहेंगे कि आप अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, और सिर्फ टाइमिंग अपनी थोड़ी बहुत बेहतर कर सकते हैं और उसको स्लोली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरे साल का टारगेट है तो 2,63,800 का, तो आपको मिनिमम 40% की यहाँ से अपसाइड मिल सकती है। शुएब साहब, मैं चाहूंगी कि जो बिगनर्स हैं, सरमायाकारी करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती, ज़ाहिर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज में हर दिन नया दिन होता है, क्या बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो जहन में रखी जाएं इन्वेस्ट करने के लिए? जी, दो बड़ी सजेशन मैं दो बड़ी सजेशन दूंगा, 2 से 3। एक तो सबसे पहले ये है कि ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर रिस्क। आपके पास पैसा है, इवन स्टूडेंट लेवल पे भी कई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेविंग जो है, अपनी सेविंग का एक सर्टेन पोर्शन जो है 10 से 20%, 25% आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप नंबर 1, नंबर 2, आप ट्रेडिंग को थोड़ा सा फिलहाल जो है साइड पे रखें, आप कैश पे इन्वेस्ट करें। एंड नंबर 3, आप अपने पैसे से इन्वेस्ट करें। मार्केट में डेरिवेटिव फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें काम ना करें, आप कैश पे अपना काम करें, और आप इन्वेस्ट करते रहें ओवर ईयर्स। जो आपके पास कैश आता है पैसे लगाते रहें थोड़े थोड़े करके, आप देखेंगे कि आपका ओवर ईयर्स जो है स्टॉक मार्केट पे रिटर्न बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, शुएब साहब, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? जी, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और उसमें यही है कि आपके पास, एज आई सेड, कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं और आपने कुछ पैसा प्रॉपर्टीज में लगाया है, कुछ पैसा आप सिल्वर और गोल्ड में लगा दें, कुछ पैसा आप शेयर्स में लगा दें, कुछ पैसा आप, और अगर चीजें फिक्स्ड इनकम में, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं, आपके बैंक डिपॉजिट्स हैं, कुछ पैसा उसमें लगा दें, तो आपको एक ओवरऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं। आजकल ऑनलाइन जो है वो अकाउंट खुल जाते हैं, आपको ब्रोकरेज हाउस आने की जरूरत नहीं है, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं ऑनलाइन, आप पैसे ट्रांसफर करके अपना बिजनेस, अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आज आप इन्वेस्ट करेंगे, आप देखेंगे पिछले 30 साल में जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी स्टॉक मार्केट है, और उसके साथ साथ फिर बाद में
प्रॉपर्टीज है और फिर गोल्ड है और दूसरी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है। तो पर आपने वो बड़ी अच्छी बात की ना कि डाइवर्सिफाई करना अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, एंड रिस्क इज़ ऑलवेज देयर। बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो रिपोर्ट हमें बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट की वो क्या हो सकती है, और बड़े अच्छे उन्होंने मशवरे भी दिए हैं, नाम भी बता दें कि कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा आसानी हम आपके लिए और क्या करें आपके लिए, हम हमें बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन शुएब मेमन साहब हमें अपडेट करने के लिए सारी सिचुएशन के बारे में। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब। ब्रेक से जब हम आएंगे वापस, तब तक आई होप आप फैसला कर चुके होंगे कि आपने इन्वेस्ट कहाँ पर करना है, और हमारी अगले गेस्ट भी तैयार होंगे जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। आपने सुना होगा, कहा जाता है गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, लेकिन उस शहसवार का क्या हो जिसे गिरकर उठना ही ना सिखाया जाए। जो हम आमतौर पर देखते हैं कि हमें हारना, हमारे बच्चों को हारना नहीं सिखाया जाता। एक कंपेटिटिवनेस होती है कि भाई आप जब तक जीतेंगे नहीं तब तक आपका एक मकाम नहीं बनेगा, और उनको ये नहीं बताया जाता कि कोई ऐसा मौका भी हो सकता है जिसमें सब जीत जाए। आमतौर पर नुकसान पर रद्द अमल हमें कैसे देना है ये हमें नहीं सिखाया जाता। जब पैसा चला जाए, शोहरत ख़त्म हो जाए, हमारा यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, हमारा जो कोई अकाउंट है वो बंद हो जाए, इम्तहान में नंबर कम आ जाए, या फिर कोई अपना हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाए, तो हमें यूँ लगता है कि जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया। उस वक्त हमें किस तरह से अपने आप को ज़िंदगी के अंदर महव करना है, किस तरह से गर्दिश रोज़गार को आगे लेकर चलना है, मूव ऑन कैसे करना है पॉजिटिव माइंड के साथ। आज हमने सोचा ज़रा इसके ऊपर इस पर बात करते हैं। हमें ये सिखाया नहीं जाता कि अगर आप फर्स्ट आ गए हैं ठीक है, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, उसका कोई नाम ही नहीं होता, तो वो सेकंड या थर्ड आना कोई उसको अचीवमेंट नहीं समझता, या जो पीछे रह जाने वाले हैं उनको यही तस्वुर किया जाता है कि यार जिंदगी की दौड़ में शायद पीछे रह गए। तो इसी पर बात करने के लिए ये जो रवैये हैं, लाइफ कोच मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये रुझान जो है ना, अब हम देख रहे थे हमारे बचपन में, या हम जब कॉलेज स्कूल में थे, हमें इतना इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं, एकदम एक्सट्रीम पे चली जाते हैं, दिमाग सोचने समझने की वो जो सलाहियतें हैं वो एक एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, ख़ासतौर पर नौजवानों में। क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझना ये है कि लॉस है क्या। हम लोग लॉस को समझते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। दुनिया ख़त्म हो गई, अब मेरी अच्छा लॉस हमें कहाँ कहाँ पर अटैक करता है। सबसे पहला ये है कि ये न्यूरोलॉजिकल अटैक है। हमारा इमिगडाला एक ऐसा एक उज़्व है हमारे दिमाग के अंदर जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला अटैक लॉस का होता है इमिगडाला पे, जो फाइट फ्लाइट एंड फियर, उसमें फ्रीज मोड में चला जाता है। तो इस सिनेरियो में ये हमारा जो है ये बेसिकली फ्रीज हो जाता है सबसे पहले, और फिर हम फियर में चले जाते हैं कि यार अब हम पता नहीं क्या होगा। उसके बाद जो सेकंड उसका अटैक है ना, वो हमें ये हमारी पर्सनैलिटी पे, आइडेंटिटी पे होता है। मैं निकम्मा हूँ, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, तुम फेल हो गए हो, तुम फेलियर हो। अच्छा, इसमें अली साहब ये भी बड़ा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरू से ही चलता आ रहा है। ये सिर्फ किसी एक जनरेशन का, जेन जी का, जेन अल्फा का मसला नहीं, ये तो चलता ही आ रहा है बड़े अरसा दराज से। ठीक है, अब इसके अंदर हम फिर इल्ज़ाम किसको दें? हम पेरेंट्स को इल्ज़ाम दें, मुआशरे को इल्ज़ाम दें, हम तहजीब को इल्ज़ाम दें, ये समझ नहीं आता। और हमें ये सिखाया, जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमें सिखाया भी नहीं जाता। जीतना तो सिखाया जाता कि भाई फर्स्ट आना है, पहले नंबर पर आना है। हारना क्यों नहीं सिखाया जाता हमें, कि ये भी तो जिंदगी के अंदर ज़रूरी है ना, एक्सपीरियंस करना। इसकी वजह ये ना आयशा कि हमें ये बताया जा रहा है कि जी ज़िंदगी इज़ ओनली नंबर वन। आप देखो क्या मोटिवेशंस में हर जगह पर क्या बात की जाती है, You will remember number one, who remembers number two? Exactly. हाँ, ये बताया जाता है ना। वो चांद पर जाने के लिए वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सबको याद है, दूसरे बंदे का नहीं याद। मतलब ये रनर अप टीम को कोई याद नहीं रखा, जिसने चैंपियन ट्रॉफी उठा ली उसी को सब कहते हैं। सक्सेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। ये हमें कोई नहीं सिखाता, ठीक है। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज अ चॉइस, ये भी हमें कोई नहीं बताता, ठीक है। हम पेन को एंड इसलिए समझते हैं बिकॉज वो हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी पे अटैक करता है। हमें बचपन से, मेरा बच्चा शैतान है, भाई अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने शैतान को निकाल दिया था, तुम अपने बच्चे को शैतान का लेबल दे रही हो, ठीक है। मेरा बच्चा, तुम फेलियर हो, तुम अल्फाज का चुनाव बड़ा मैटर करता है। अल्टीमेट, ठीक है। हमें अब फॉर एग्जांपल अभी आपने यूट्यूब का जिक्र किया, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने, ठीक। तो मुझे जो इसकी कॉल आई ना, वो आती, ओह सर बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार मेरा काम अच्छा नहीं था, अल्लाह को पसंद नहीं आया, इसलिए अल्लाह चाहते हैं मैं दोबारा से कर लूँ, तो इसमें अफसोस किस बात का है, राइट।
बिकॉज हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पहला धचका नहीं पड़ा, पहला धचका एकदम पड़ता है बंदे को, कोई ये क्या हुआ। वो आपने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि हम गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, तो मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि जिम्नास्ट जब ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रहा होता है ना, उसकी एक चीज़ समझने वाली है। अगर मैं जिम्नास्ट नहीं हूँ, मैं ट्रैम्पोलिन पे जंप करूंगा तो मैं यूं जब नीचे गिरूंगा ना, मुझे उठना नहीं आता तो मैं वहीं पे लेट जाऊंगा। एग्जैक्टली वो जो बाउंसिंग बैक है वो हमें एक जिंदगी में एग्जैक्टली वो जिम्नास्टिक की आपने तरह इतनी अच्छी बात की ना ये सफ़र के बारे में, और अहमद जावेद साहब हमारे उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि मंजिल जुज है, सफ़र कुल है। एब्सोल्युटली ये ज़रूरी है ये समझा जाए कि भाई ये जो हम ज़िंदगी को जी रहे हैं ना, लाइक मेरे से अगर कोई पूछे माजी के अंदर ऐसी कौन सी फेलियर्स आए जिनको आप निकालना चाहेंगी, मैं कहूँगी मैं किसी को नहीं निकालना चाहती, क्योंकि उसने मेरी पर्सनालिटी को आज जो मैं हूँ उसको शेप किया है। मेरी एक कोटेशन पिछले दिनों काफ़ी मशहूर भी हुई थी इस मामले में कि आई हैव सम इवेंट्स टीच मी एंड फ्रॉम सम आई लर्न, आई हैव नेवर फेल्ड इन माई लाइफ। ठीक है, हमने क्योंकि हमें बचपन से ना वो असल में मेरी प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम से। एजुकेशन सिस्टम ने ये लफ्ज़ फेलियर को हमारे सिरों पे चढ़ा दिया। एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्रिवेलेंट ऑफ द वर्ल्ड टुडे, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ अ मेजर ऑफ योर मेमोरी नॉट योर इंटेलिजेंस। ठीक, अगर मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरा हमारे साथ एक दोस्त था हमारा, ये भी तो कैपिटलिज्म ही है ना। वही हमारा एक दोस्त था, वो पूरी की पूरी ना किताब उसको रट्टी होती थी, हिफ्ज होती थी। तो मैथ्स का पेपर था, तो जो बोर्ड से पहले सेंटअप्स जिन्हें हम कहते हैं ना, तो वो हमारे हसन अब्दाल का पढ़ा हुआ, तो वहाँ पर हम उनको ड्रेस रिहर्सल कहते हैं। तब उसमें वो मैथ्स के उसको कुछ नहीं आता, उसको न्यूमेरिकल उसने देखा, उसको पता था यार ये खलासे में ये इस पेज पे है, उसने वही लिख के लगा दिया कर दिया। तो टीचर ने बुलाया कि तुमने गलत लिखा है। कहता सर एक मिनट ठहर जाएं, फलाने खलासे की लाइन नंबर सफ़र नंबर इसकी लाइन नंबर 4 पे यही लिखा हुआ है, मैंने वो कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो उसकी मेमोरी क्वालिफिकेशन। और हम अपने बच्चों को क्या कर रहे होते हैं, तू नकम्मा है, तू फेलियर है। अच्छा अब लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ अपने दिमाग को, अब ठीक है जो हमारा सिस्टम बन गया है, जो हमारी सोसाइटी बन गई है, उसमें से अब निकल कर अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे करना है कि इतनी आसानी से हम एक्सेप्ट कर लें सो कॉल्ड जिसको हम फेलियर कहते हैं, दिमाग को कैसे इतना मजबूत करें। देखो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले आइडेंटिटी और इवेंट को सेपरेट करें। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नकम्मा नहीं हूँ, मेरे इस इवेंट में मुझे कुछ सीखने का मौका मिला है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मेरी एक स्टूडेंट अभी आते हुए ना, उसने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे फादर की डेथ हो गई। अब ये बहुत बड़ा एक लॉस है। मेरे फादर 98 में गए थे, मैं आज भी उनके बारे में सोचता हूँ। लेकिन हमने एज अ फैमिली एक काम किया, मेरे घर में मेरे वालिद साहब की कोई तस्वीर नहीं है। हम याद दिलाती है ना, याद दिलाती। हमने उस मेमोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया हुआ है ना, हमने उस मेमोरी को अपनी वीकनेस में जाकर रोना शुरू हो जाए बार बार। वो जो मैंने रोना है वो मैंने अंदर से रोना है, मैंने दुनिया को नहीं दिखा के रोना, राइट। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा बेटा अब आपका असल इम्तिहान है। वो कैसे? मैंने कहा देखो जिसने जाना है वो तो चला गया ना, अब आप चाहो तो रोती रहो, अपने आप को भी तबाह कर लो, अपने बच्चों को भी तबाह कर लो, हर वक्त माँ ने रोना है, या उनके लिए अच्छे हर सांस अच्छा निकालो, हर काम अच्छा करो, उनको तो फायदा होगा ही होगा, तुम्हें भी फायदा होता रहेगा। अच्छा मुझे एक चीज़ मुझे याद आ गई, एक एक्सपीरियंस मैंने किया था अमेरिका में। वहाँ पर हम एक टीवी चैनल के साथ एक रिपोर्ट बनाने के लिए गए, तो पता चला एक म्यूजिशियन की डेथ हो गई है, तो उसको उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर सब जमा हुए हैं। मोर्न करने के लिए कोई जमा नहीं हुआ, उसकी लाइफ को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि उसने ज़िंदगी में ये अचीव किया, वो इतना फ़नी था, उसके अंदर ये आदत मौजूद थी। तो ये ट्रेंड तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि आप उस एक मोमेंट पे, ठीक है आपको तकलीफ और दुख होता है, अटक जाए। मैंने कहा पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज अ चॉइस, हम चूज करते हैं। इसीलिए आप देखो जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं वो एक्चुअली एक इवेंट होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इवेंट से 15 मिनट पहले एवरीथिंग इज हंकी डोरी, ठीक है। इवेंट के आधे घंटे के बाद भी वो खत्म हो चुका होता है उसका असर। हम उस एक मिनट को जिंदगी बना लेते हैं, एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं। आप थम जाते हैं उस एक लम्हे वो फ्रीज, वो याद है एमिगडाला, वो फ्रीज हो गया ना, हम उसके साथ अपने इमोशंस अटैच करते हैं। अगर ऑन गोइंग कोई सिचुएशन है, कोई हादसा या एक दफा होके खत्म नहीं हो गया, कुछ लोग ऑन गोइंग सफरिंग भी उनके साथ जुड़ी हुई होती है, फिर वो किस तरह से कोप अप करे उन मसाइल के साथ? ऑन गोइंग सफरिंग को आप डिफाइन कैसे करोगे? देखो अगर बीमारी है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ एक और। मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, उनकी वालदा को 81 में कैंसर स्टेज 4, उस ज़माने में तो कैंसर का इतना कोई इलाज होता भी नहीं था, बताया गया डॉक्टर ने। मुझे याद है कि हम छोटे छोटे घर जाया करते थे, तो मुझे याद है कि आंटी जब आई तो उन्होंने कहा जी इनको 1 महीने का टाइम है। आंटी अल्हम्दुलिल्लाह लिव्ड फॉर 9 years एंड यू कुड नेवर टेल कि उनको कैंसर स्टेज 4 है।
ठीक है। तो अब वो क्या था, मैं ये बचपन की चीज़ को बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मैं वो जब याद करता हूँ ना आंटी को, जब हमने जाना मिलना, आंटी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। तो एक दिन ना मेरे ख्याल है मेरी अम्मी ने उनसे पूछा क्या कि जी आप को कभी फील नहीं हुआ, राज क्या है? वहाँ तो वो कहने लगी कि देखें जो मरना है तो वो तो मुझे पता चल चुका है ना, तो मैं उस वो जो एक महीना नहीं, वो जो एक महीना मुझे मिला है, मैं उस एक महीने को क्यों ना एंजॉय करूँ। वो एक महीना 9 साल में एंजॉयमेंट रही ना। कुछ टिप्स दे दीजिए, क्योंकि वी आर आउट ऑफ टाइम। जो भी देखने वाले हैं अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, या जो किसी लॉस से गुजर रहे हैं, तकलीफ में हैं, डिप्रेशन में हैं, कैसे निकले, हाउ शुड दे कम आउट? देखो जहाँ पे आप बच्चों की तरबियत की बात कर रही हो ना, तो मेरे ज़हन में स्कूल हो या घर हो, सब बच्चे को ये बताएं कि यू नीड टू गिव योर बेस्ट, रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, चाहे आप लास्ट हो क्लास में, इफ दैट इज योर बेस्ट, लेट्स वर्क ऑन मेकिंग इट बेटर। ठीक है, हम कहते हैं कि योर बेस्ट इज नॉट गुड इनफ। हाउ कैन वो डिस्करेज करने के बराबर होता है, इसको रीफ्रेम करने की जरूरत है ना। हाउ कैन वी मेक योर बेस्ट बेटर। एक चीज जो बहुत मैं कहूँगी फेटल है और लीथल है, वो है कंपैरिजन, अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करना। सॉरी वी आर आउट ऑफ टाइम, लेकिन बहुत अच्छे से आपने मुख्तसर वक्त के अंदर इसको एक्सप्लेन भी कर दिया और बता भी दिया कि क्या क्या करना चाहिए। अली थैंक यू सो मच हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए। जनाब बड़ा ज़रूरी है कि चीज़ों के साथ, मटेरियल वर्ल्ड के साथ अपनी आइडेंटिटी को मत जोड़िए। मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होकर सब चीज़ें कीजिए। आपकी अच्छी जॉब भी होनी चाहिए, आपका यूट्यूब भी अच्छा चलना चाहिए, पैसे भी कमाएं, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। आपकी पहचान ये होनी चाहिए कि अच्छा अली वो जो हर वक्त मुस्कुराता रहता है, ये आपकी पहचान हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो आपने सारे चैनल्स पे कल से एक स्टोरी देख रहे हैं जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है, जो हादसा पेश आया इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में, जो कि एक शादी वाला घर था और वहाँ पर सिलेंडर लीकेज हुई और फिर ब्लास्ट हुआ। ऐसे में जब बारात लेकर दुल्हा जो है वो वापस अपने घर पहुँचा था, तो उस इंसिडेंट में दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए और 12 जख्मी हुए। 4 घर ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुँचा है और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी चेकिंग भी की जा रही है कि मजीद जो है वो नुकसान ना हो सके। इस बारे में हमारे साथ सबा बजीर मौजूद हैं, उनसे ज़रा सूरत हाल जान लेते हैं। सबा बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं G7 के मकाम पर ही मौजूद हूँ और कल यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ था और कल सुबह सवेरे ही गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और जिसकी वजह से 4 घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और जिसमें 8 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए थे और 12 अफराद इस वक्त तक भी ज़ख्मी हालत में हैं। कल ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है वो एक बारात थी जो रात को 1:30 बजे पहुँची है और सुबह 7 बजे के करीब जो है गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ था और जिसकी वजह से यहाँ पर जो कच्ची आबादी है G72 की, यहाँ पर 4 घर जो हैं वो डैमेज हुए थे और इस वक्त भी ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से 2 घरों को जो है वो सील कर दिया गया है, क्योंकि 2 घरों के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया का यही कहना है कि उनको भी नुकसान पहुँचा है और किसी वक्त भी वो 2 घर जो हैं वो गिरने का खदशा है और इस वक्त भी यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि आज भी यहाँ पर 2 भाइयों के जनाजे जो हैं वो उठाए जाएंगे। हम नहीं जानते अगला लम्हा जो है ना वो हमारी ज़िंदगी लिखी है या नहीं लिखी। जो चले गए हैं उनके लिए दुआ कीजिए। अफसुर्दा दिल के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।